हाय बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम यहाँ पे जे एडवांस के पीवाईक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं और आज का टॉपिक होगा यहाँ पर 3D ज्योमेट्री और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2020 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज। एंड आपको यहाँ पर जान के खुशी होगी कि यहाँ पर वेक्टर 3D यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री का, इसके ऊपर पिछले 5 साल में 20 सवाल आए हैं। मतलब यहाँ पे 4 सवाल एवरेज यहाँ पर बनता है हर साल का। एंड वो यहाँ पे इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर साल इनफैक्ट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंस रखता है। हम यहाँ पे पढ़ते भी इसको काफी डिटेल में है। एंड आपको एक चीज ये और अच्छी लगेगी सुन के कि यार यहाँ पर आपके पास जो सवाल है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले नहीं है। आप अगर यहाँ पे सवाल को बस सॉल्व करना भी स्टार्ट करेंगे, यू विल रियलाइज कि यार यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे कि आपके यहाँ पर जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं वो अल्टीमेटली जेईई मेन के 2-4 सवाल मिला जुला के आपको यहाँ पर एक बड़ा सवाल बना के दे दिया है। सो लेंथ माइट बी मोर, आपको यहाँ पे हो सकता है कि सॉल्व करते समय कुछ इक्वेशन ज्यादा सॉल्व करनी पड़े, बट अगर आप यहाँ पे केयरफुली यहाँ पर जो है अपने मैट्रिक्स मैच जैसे क्वेश्चंस को स्पेशली अगर यहाँ पे देखते हैं तो यू कैन अवॉइड few calculations and you can get to the answer pretty quickly। तो उसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो वैसे आपको यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट देखें। एंड चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे डिस्कशन 2024 से शुरू होगा एंड रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे 2020 तक जाने वाले हैं। एंड पहला ही सवाल हमारे पास में जो आया है दिखने में काफी बड़ा है, लेकिन ये सवाल है बहुत ज्यादा आसान। लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट आपको डेफिनेटली पता होगा, मैंने इसके पहले भी इस क्वेश्चन का डिस्कशन क्यों करके रखा है कि बहुत ही कम बच्चे, आई गेस 0.7% या ऐसा कुछ है, 0.07 पता नहीं, बहुत ही कम परसेंट यहाँ पर बच्चे हैं जो बेसिकली इस क्वेश्चन को एंड टू एंड कर पाए हैं अपने एक्चुअल पेपर के अंदर, मतलब पूरी तरह से सही कर पाए हैं। एंड उसका रीजन भी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे धीरे धीरे पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था। बट सवाल अपने आप में एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने क्या क्या बोला है। देखने में ऐसा लग सकता है कि यार यहाँ पे पता नहीं कुछ दिक्कत आ सकती है शायद आगे जाके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे क्योंकि जो नोटेशंस इन्होंने डिफाइन किए, जे एडवांस की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे DIST XY ऐसे इन्होंने एक चीज डिफाइन करी है। अब ये क्या है, ये DIST XY बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक्स और वाई जो पॉइंट्स है उनके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, एक्स और वाई तो आपके वेरिएबल पॉइंट्स हैं, जो आपके फिक्स पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं वो आपके P और Q के बराबर है, राइट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि इन्होंने एक सेट S यहाँ पे डिफाइन किया है जिसके अंदर X नाम का कोई एक पॉइंट लाई करेगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। और ये कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड p का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन x एंड q का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करके इन्होंने और भी अच्छा काम किया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जब मैं अप्लाई करता हूँ डिस्टेंस पावर में तो अंडर रूट आता है, तो यहाँ पे आपका अंडर रूट भी स्क्वायर की वजह से हटने वाला है, राइट। सो मैं यहाँ पे अगर अपने x पॉइंट को थोड़ी देर के लिए एक वेरिएबल पॉइंट XYZ मान लेता हूँ, तो p और q तो मेरे पास में पहले से अवेलेबल है, तो ये डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फॉर s। सो s क्या चीज है वो हम यहाँ पे एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं कि यार आपके पास में x YZ एंड 1 2 3 के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब x-1 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर एंड देन उसके बाद में z-3 का स्क्वायर, ये बेसिकली आपका इसमें आ गया है पहला वाला पार्ट। फिर माइनस क्या करना है, x और q के बीच का डिस्टेंस, अब x तो आपका XYZ ही है, q क्या है 4 2 एंड 7 के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा x-4 का स्क्वायर, उसके बाद में आ जाएगा y-2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा z-7 का स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये आपके इसमें भी यहाँ पर एक इक्वेशन सी रेडी हो गई है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा होगा कि यार ये कैसा हो चुका है अब यहाँ पे सवाल, जैसे कि आपको XYZ में कोई रिलेशन मिलने वाला है, जैसे आपको XYZ में कोई रिलेशन मिलने वाला है और XYZ में अगर कोई रिलेशन मिल रहा है तो मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, कोई ना कोई कर्व आपको बन जाएगा जिसको हम यहाँ पे आगे चल के एनालाइज कर सकते हैं। लोकस के भी हम यहाँ पे 2D ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस करते हैं वो ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे बन क्या रहा है वो देखो, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान यहाँ पे इन्होंने कर दी है, क्योंकि एक तो आपका यहाँ पे y-2 का होल स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार ये जो दोनों हैं इनको आप a² - b² से सिंप्लीफाई कर सकते हो और इन दोनों को भी आप a² - b² से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, जब आप a + b करते हो तो इसके अंदर कितना आता है 2x - 5 एंड अगर आप a - b करते हैं तो इसके अंदर आता है 3। वैसे ही अब अगर आगे एक z वाले टर्म्स को अगर आप देखते हैं तो a + b करते हो तो आपके इसमें आता है 2z - 10 एंड a - b करते हो तो यहाँ पर आता है 4 और ये हो गया किसके 50 के बराबर, राइट। सो आपके इसमें यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो चुकी है। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ तो देखो क्या बनता है मेरे पास। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है ना, थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6x बनेगा, 6x बनेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 8z बनेगा, ऑलराइट। एंड कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से -15 और यहाँ पे -40, मतलब -55 आपका बनने वाला है और ये हो जाएगा 50 के बराबर। मतलब आपके पास में यहाँ पे जो आया है वो कुछ इस तरह का इक्वेशन अभी रेडी हो चुका है ना। ये हमने s को सॉल्व कर लिया है बच्चों, है ना। इस बात को समझो, हमने s के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लिया है, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन ये देखने में अच्छा लग रहा है, राइट, ऑन सॉल्विंग।
तो ये जो आपके इसमें आया, ये अल्टीमेटली हमें पता है कि यार 3D ज्योमेट्री के अंदर ये प्लेन का इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन इफ इसके अंदर y नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिकली प्लेन की इक्वेशन है। मतलब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा था, ये कहना चाह रहा है कि यार आपके उसमें यहाँ पे एस एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एस एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। वैसे हम यहाँ पे अब टी के लिए भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यहाँ पर भी हमारे पास में कैलकुलेशन सिंपल रहेगी, तो अब आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं है। सो लेट अस सॉल्व फॉर टी नाउ। सो टी के लिए अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार अल्टीमेटली यहाँ पे y फिर से मेरा क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है, y क्या है, मेरा वेरिएबल पॉइंट है जो इस t के अंदर लाई करने वाला है, राइट। अच्छा, और इसके चलते अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस बार इन्होंने बस एक चेंज किया है, देखो राइट हैंड साइड में 50 ही है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज किया है कि q इस बार आगे आ गया है और p इस बार पीछे चला गया है। तो एक्जैक्टली सेम ही कैलकुलेशन होने वाली है, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट तो मैं एक्स वाई जेड ही रखने वाला हूँ, और यहाँ पे जो q का कोऑर्डिनेट है और जो p का कोऑर्डिनेट है वो भी हम सेम ही लेने वाले हैं। तो बस यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है, बस यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है, बस यहाँ पे साइन चेंज अगर होने वाला है मतलब यही चीज आप यहाँ पे क्या करो, नेगेटिव साइन के साथ में लिख लो, मतलब -6x - 8y एंड देन +55, ये आपको कितना मिलेगा, 50 के बराबर मिलेगा, जिसको सिंप्लीफाई करके आपके इसमें आ जाता है डायरेक्टली 6x + 8y इज इक्वल टू इसको उस तरफ और इसको इस तरफ, तो 5 आपके पास में आ जाएगा, राइट। तो ये भी हमारे पास में एक प्लेन का इक्वेशन आया है, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरीके से पैरेलल प्लेन्स आपके यहाँ पे बन गए हैं, राइट। आपके जो एस वाले पॉइंट्स हैं और जो आपके टी वाले पॉइंट्स हैं वो दो पैरेलल प्लेन्स के ऊपर लाई करने वाले आपके पॉइंट्स हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करना है, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आगे ऑप्शंस को एक एक करके सही गलत करना स्टार्ट कर दो। देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एस तो क्या है, एस कोई बड़ी बात नहीं है, एस बेसिकली एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस पर्टिकुलर प्लेन पे लाई करता है। तो क्या मैं एक ऐसे 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं ताकि आपका जो ट्राइंगल है उसका एरिया 1 के बराबर हो जाए? तो ऑब्वियसली कर सकता हूं। और ऐसे क्या मैं बहुत सारे ट्राइंगल्स बना सकता हूं? तो हाँ, ऐसे में क्योंकि प्लेन पूरा ही हमारे पास में अवेलेबल है ना, तो इसके ऊपर आप कितने भी ट्राइंगल्स बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर है ना, देयर इज अ ट्राइंगल, इसने तो इनफाइनाइट बोला भी नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे हो जाएंगे। ये तो केवल एक ट्राइंगल की यहाँ पर जो है पहचान के लिए बोल रहा है कि हो सकता है क्या। तो देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस। तो ऑब्वियसली ये बात आपकी ट्रू है। अगला वाला देखते हैं। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। तो T क्या है? T भी आपका एक प्लेन ही है। T जो आपका प्लेन है उसके लिए यहां पर भी बोल रहे हैं कि यार देखो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि इसके ऊपर आपने L और M करके 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट भी इस पर्टिकुलर टी सेट का ही होगा। तो हाँ, ये तो होगा ही, क्योंकि आप यहाँ पे एक प्लेन ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं, तो बी भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। एंड अगला देखते हैं यहाँ पे सी क्या है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पैरामीटर 48, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम टी। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके पास में अब 2 वर्टिसेस ऊपर 2 वर्टिसेस नीचे वाला कॉम्बिनेशन आया है, तो एक अलग से यहाँ पर जो है फिगर बना लेते हैं, राइट। एंड हमें कुछ ऐसा सोचना है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है क्या ऐसा रेक्टेंगल मैं बना सकता हूं जिसमें 2 वर्टिसेस एस के पास हैं और 2 वर्टिसेस टी के पास में, राइट। अच्छा, लेकिन ऐसे इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स होंगे क्या, ऐसा ये हमसे कहना चाहता है, राइट। अच्छा, फिर यहां पर मुझे बताओ कि पैरामीटर 48 अगर मुझे यहां पे करना है, मतलब सारे साइड्स का सम मुझे यहां पे 48 करना है, तो ये क्योंकि पैरेलल प्लेन से तो मैं इनके बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट्स का सबट्रैक्शन कितना आ रहा है, 100 के बराबर है ना, 105 - 5 एंड अंडर रूट के अंदर a² + b², अंडर रूट के अंदर a² + b² मतलब कितना है, 10 के बराबर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो आपके पास में प्लेन्स हमारे पास एस और टी वाले आए हैं उनके बीच में डिस्टेंस 10 के बराबर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका 10 के बराबर है, यहाँ पर भी डिस्टेंस आपका 10 के बराबर है। एंड पैरामीटर अगर आपको यहाँ पे 48 करना है, तो क्या आप यहाँ पे 48 पैरामीटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अपना 14 आप यहाँ पे अपने जो लेंथ है वो ले सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, है ना। 14 28 हो जाएगा और उसके साथ में 20 मिलकर 48 आपका पैरामीटर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हो रही। ऑलराइट, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से सारी कहानी ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं। और इनफाइनाइटली मेनी होंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे इसकी पोजीशन थ्रू आउट आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे प्लेन तो बहुत ही बड़ा है, आप यहाँ पे बस इसी स्ट्रक्चर को ऐसा आगे पीछे करते रहो, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर अपना रेक्टेंगल क्रिएट कर पाओगे। ऑलराइट, फिर क्या दिया है, देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पैरामीटर 48, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस। तो यहाँ पर दोनों सवाल एकदम एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या किया है, यहाँ पर एक तो स्क्वायर की बात करिए एंड इज अ की बात करिए, है ना, जबकि यहाँ पे इनफाइनाइट की बात करिए और यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करिए।
तो क्या मैं कोई भी एक स्क्वायर ऐसा ढूंढ सकता हूं क्या, कोई भी एक स्क्वायर ऐसा ढूंढ सकता हूं क्या कि आपके दो वर्टिसेस ऊपर रहेंगे, दो वर्टिसेस नीचे रहेंगे, दो वर्टिसेस नीचे दो वर्टिसेस ऊपर, और पैरामीटर आपका क्या हो जाए, पैरामीटर आपका यहाँ पे 48 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 48 अगर आपको पैरामीटर चाहिए और स्क्वायर चाहिए तो आपको साइड लेंथ यहाँ पर 12 के बराबर रखनी पड़ेगी। नाउ दिस इज वेयर द स्टूडेंट्स मेड एन एरर ऑफ जजमेंट, है ना। इसलिए यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो 2024 में काफी कम बच्चे इसको एंटायरली करेक्ट कर पाए थे, राइट। सो जो जजमेंट जो यहाँ पे खराब हो जाता है वो ये है कि यार हम हमेशा ही जब स्क्वायर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार ये वर्टिकल ही एक फिगर बन सकता है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसा गिरा के भी यहाँ पर अपना एक रेक्टेंगल बना सकते हो या स्क्वायर बना सकते हो, जो आपको फील होगा अगर आप यहाँ पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे इमेजिन करें, ठीक है ना, कि यार ये तो हमारे पास में पूरा डब्बा था, है ना, ऊपर एक छत है, नीचे आपका फ्लोर है, एंड मैं अगर यहाँ पे अब इसके अंदर कोई एक स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल वॉल है उसके ही पैरेलल मेरा यहाँ पे स्क्वायर बनना चाहिए। मेरा स्क्वायर जो है इस तरह से स्लांटेड भी बन सकता है कि मैंने क्या किया है, मैंने इधर तो आगे वाला एज ले लिया और उधर पीछे वाला एज ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका स्क्वायर बन रहा है ना, यहाँ पे आप उसके हिसाब से अपने साइड लेंथ मैनेज डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइड लेंथ का भी स्क्वायर एक्चुअली बना सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनका वर्टिकल डिस्टेंस 10 के बराबर है तो अब 10 से बड़ा स्क्वायर नहीं बना सकते, आप 10 से बड़ा स्क्वायर भी बना सकते हो, विच मैचेस दिस कंडीशन कि दो आपके यहाँ पे वर्टिसेस किस पे होना चाहिए, टी पे होना चाहिए, एंड दो आपके वर्टिसेस एस पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन भी एक्चुअली करेक्ट है। इनफैक्ट इस तरह का भी हमारे पास में इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, राइट। सो आपके यहाँ पे 48 मतलब आपको यहाँ पे 12 12 12 साइड वाला एक्चुअली यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते आ सकता है, राइट। तो एबीसीडी यहाँ पर आपके चारों ही करेक्ट आंसर्स थे। अब ये बहुत ही कम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि मोर देन वन में चारों ही आपके यहाँ पे करेक्ट हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो यहाँ पे जिस बच्चे ने तुक्का मारा होगा उसका पार्शियली करेक्ट तो हो ही गया है। तो यूजुअली यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस नहीं देखने के लिए मिलते हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखने के लिए मिले हैं, ऑलराइट। सो क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेफिनेटली बोल सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हम यहाँ पे आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है आपका, एंड ये सवाल पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि यार अगर आप एज ए स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो आपने यहाँ पर क्या सोचना चाहिए, है ना, एंड देन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम देख लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे बिकॉज ऑफ सच ऑप्शंस कई सारे यहाँ पे आपके रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, एंड इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना एक्चुअली काफी ईजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास में दो लाइन्स है, दो लाइन्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो इसके अंदर गामा नाम का एक अननोन भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है, लेकिन इनमें कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्ट करते हैं। हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है कि हम यहाँ पे वो कोप्लेनर है बेसिकली वाली कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट का यहाँ पे हम वैल्यू 0 करेंगे, जब भी करेंगे तो करेंगे। लेट R1 बी ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको एक्चुअली यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, किसी एक को लैम्डा के इक्वल करना है और फिर वो जो पॉइंट आएगा उसको दूसरे को में सेटिस्फाई करवा देना है, ठीक है ना, ये एक तरीका होता है। लेट O बी 0 0 0 आपका ओरिजिन है। एन वेक्टर डिनोट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ L1 एंड L2, ये भी हमें आता है करते हैं कि आप यहाँ पे नीचे से ये जो बेसिकली तीनों वैल्यूज हैं इनका क्रॉस कर लेंगे और आपको यहाँ पे n वेक्टर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सवाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि देखो आपको क्या क्या पूछा है। आपको यहाँ पे गामा की वैल्यू पूछी है, आपको पॉसिबल चॉइस ऑफ एन कैप पूछा है, पॉसिबल चॉइस ऑफ एन कैप, ठीक है ना। फिर आपको OR1 पूछा है एंड आपको यहाँ पे OR1 डॉट एन कैप भी पूछा है। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, जेई ने सवाल पूछते समय आपको यहाँ पे वेक्टर और स्केलर वाली क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन पूछ लिया है। इस वजह से आपके इसमें वेक्टर्स के लिए दो ही स्पेसेस इन्होंने यहाँ पर अलॉट किए हैं, एंड स्केलर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब ये समझना जरूरी है क्योंकि आप बिना सॉल्व के भी इसको आंसर कर सकते हो, और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। सोचो तो जेई एडवांस में कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप यहाँ पर सोचो कि आपके पास मुझे यहाँ पे सवाल है वो एन कैप का है, एन कैप तो आपका यहाँ पे जो भी आंसर आप यहाँ पे अलॉट करोगे उसको वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अब वेक्टर तो आपके इसमें यहाँ पे दो ही है, एक तो ये वाला वेक्टर है, एक ये वाला वेक्टर है, तो यही वाला यूनिट वेक्टर है एक्चुअली। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो 1 आएगा, जबकि इसका तो मैग्नीट्यूड आपका √3 के बराबर आएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली क्यू का जो आपका यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए वो यही वाला होना चाहिए। क्यू का कनेक्शन मतलब आपका 4 के साथ में ही जाना चाहिए, ये मतलब हम बिना सॉल्व के भी एक बार के लिए देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगला वेक्टर जो यहाँ पे अवेलेबल इट इज ओनली वन पॉसिबल वेक्टर, और यहाँ पे ऑप्शन भी एक ही है हमारे पास में जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब R का वैल्यू आपका 1 पे जाना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऑलरेडी देख चुका हूं तो इनका डॉट तो मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा ना। ऊपर क्या दिया है उससे मुझे मतलब ही नहीं, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पर मार्क करते स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं, राइट। अगर मैं इन दोनों का डॉट करना चाहता हूँ तो डॉट करूंगा तो कितना आ जाएगा, -1/√6,
फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके इसमें डॉट एक बार करके देख लेते हैं। सो -1/√6, उसके साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे +2/√6 एंड उसके साथ में आ जाएगा यहाँ पर आपका 1/√6। ठीक है ना, तो 2/√6 आपके यहाँ पे आंसर है, जिसको अगर आप यहाँ पे लिखना चाहे तो ये अंडर रूट के अंदर 4/6 है, मतलब ये अंडर रूट के अंदर 2/3 आपका बन जाएगा, मतलब इसका आंसर 5 में जाना चाहिए। तो एक ही बस यहाँ पे गामा की वैल्यू बची है। अब यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, मुझे लगता है कि गामा की वैल्यू एक्चुअली निकालने की जरूरत पड़ेगी। एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप अगर पीछे से यहाँ पे अगर चेक करें, है ना, पीछे से अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 514 लिखा हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। 514 पीछे से 514, तो वो यहीं पे दिखाई दे रहा है 514। तो आपने अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, लेकिन तब भी आप यहाँ पे इसको मार्क करके अपने पूरे मैट्रिक्स मैच के नंबर कमा सकते हो, राइट। सो दैट इज द लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो यहाँ पे मैट्रिक्स मैच में आपको सपोर्ट करती है। तो आपने ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। बट क्योंकि आप यहाँ पे इस वीडियो में आए हो, तो होपफुली आप यहाँ पे केवल आंसर की के लिए तो नहीं आए हैं, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ी चीजें सीख भी लेते हैं। बाकी इनफैक्ट ये जो अभी हमने किया ये भी सीखने की ही बात है कि आप यहाँ पे ऑप्शंस को किस तरह से थोड़ा सा एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो आपको अल्टीमेटली सी ही निकल कर आने वाला है। ऑलराइट, आगे हम यहाँ पे बेसिकली जो देखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे इन्होंने 3-4 बेसिकली क्या किया है, जेई मेन के ही सवाल को क्लब करके एक मैट्रिक्स मैच बना दिया है, राइट। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर कोई मुझसे बोलता है कि यार ये इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये लाइंस आपकी कोप्लेनर होना चाहिए। कोप्लेनर अगर होना चाहिए तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, मैं बेसिकली यहाँ पे पहले तो इनके ऊपर जो पॉइंट्स है उनको एनालाइज करता हूं। पहले वाले लाइन पे जो पॉइंट्स है दैट इज -11, फिर उसके बाद में है -21, उसके बाद में है -29, उसके बाद में आपका जो बी है उसमें क्या है, यहाँ पर है आपके उसमें -16, यहाँ पर है आपके उसमें -11 एंड यहाँ है आपके उसमें -4, राइट। सो पहले तो हमें ए बी वेक्टर यहाँ पर बना लेना होता है, ठीक है ना। क्या कर रहा हूं, हम यहाँ पे कोप्लैनरिटी की कंडीशन यहाँ पर बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ए बी वेक्टर आप यहाँ पे पॉइंट्स की मदद से बनाते हो, मतलब आपको यहाँ पर बेसिकली बस सब्ट्रैक्शन करवाने हैं। सब्ट्रैक्शन अगर आप यहाँ पे करवा लोगे तो आपके इसमें कितना आएगा, यहाँ पर आपके इसमें -5 आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा के फिर से नेगेटिव, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा के नेगेटिव, तो उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे बी ए वेक्टर बना लेते हैं। नेगेटिव देख के अच्छा नहीं लग रहा, तो बी ए वेक्टर अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो दिस माइनस दैट करके मेरे पास में 5 आ जाएगा, है ना, 5 आई कैप। फिर दिस माइनस दैट करके मेरे पास में कितना आ जाएगा, 10 जे कैप। ओके, मैंने किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया, मैं तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस तो आ ही रहा है। अरे क्या है क्या है क्या है, तो आपके इसमें यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके इसमें -10 जे कैप आ रहा है एंड दिस माइनस दैट अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे -25 के कैप आ रहा है, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर हुआ नहीं, बी ए वेक्टर लेकिन हमारे पास चलो यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्या उठाना है, यहाँ पर दोनों ही लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स उठाने हैं। दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर्स हमारे पास में क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आए पहले वाले के डिनोमिनेटर से। अगले वाले का डिनोमिनेटर कितना है, 3 2 गामा, है ना। सो मतलब 3 आई कैप 2 जे कैप एंड गामा के कैप, राइट। आप इन तीनों का बेसिकली बॉक्स अगर 0 करवाते हैं तो वो कंडीशन बेसिकली यहाँ पर आपकी गामा निकाल के देगी, बिकॉज दैट इज द ओनली अननोन, है ना, कि यार बॉक्स 0 यहाँ पर आपने करवा दिया। तो बी ए वेक्टर, D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर का बॉक्स, राइट। फिर से यहाँ पर आपको बता दूं आंसर तो देखो आपका निकल चुका है, राइट। सो इट इज अबाउट, नाउ दिस डिस्कशन इज नॉट अबाउट गेटिंग टू द आंसर क्विकली, दिस इज अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। So you can skip ahead if you want to basically just look at the answer keys, right? बट मुझे लगता है कि सीख लो, थोड़ा सा फायदा होगा। तो हमारे यहाँ पर जो डिटरमिनेंट निकलेगा, है ना, बॉक्स मतलब डिटरमिनेंट, उसके अंदर क्या क्या है, 5 है, -10 है एंड -25 है। उसके साथ में हमारे पास में 1 2 एंड 3 है एंड वी ऑल्सो हैव 3 2 एंड गामा, 3 2 एंड गामा। इसकी वैल्यू आपकी 0 होना ही चाहिए, ऑलराइट। सो एक चीज तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं कि यार यहाँ से 5 कॉमन निकाल के इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा अभी यहाँ पर ये, राइट। तो इसको 5 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ पर आपका -2 बचेगा और यहाँ पर आपका -5 बचेगा। 5 कॉमन निकाला है तो अगले स्टेप में यहाँ पे 0 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में यहाँ पे 1 के साथ में आ रहा है, 1 के साथ में यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 2 गामा -6, उसके बाद में -2 मतलब +2 के साथ में कितना आ रहा है, गामा -9 एंड देन आपका -5 के साथ में कितना आ रहा है, -5 के साथ में आ रहा है आपके यहाँ पे -4, ऑलराइट। सो दीज आर द वैल्यूज जिसको हम यहाँ पे 0 करवाना चाहते हैं। सो 2 गामा, उसके साथ में -6, उसके साथ में आपके यहाँ पे 2 गामा -18 एंड देन +20 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट रिमेन्स हियर, ध्यान से देख लें एक बार सारे बच्चे, तो 4 गामा आपका यहाँ पर बचा है, ये मिलके कितना हो जाएगा -24, उसके साथ में मिलकर राइट हैंड साइड में 4, मतलब गामा की वैल्यू आपकी आ जाती है 1 के बराबर। गामा की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 के बराबर आ गई। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे वही इस्तेमाल किया करो एग्जाम में अगर जरूरत पड़ती है, जिसकी आपने यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या है कि आपके कोप्लेनर बेसिकली बनते हैं, ठीक है, ऑलराइट।
अब और क्या पूछा इस सवाल के अंदर, तो इस सवाल के अंदर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में एन वेक्टर के बारे में यहाँ पे पॉसिबल चॉइस यहाँ पे नेक्स्ट आपकी पूछ रखी है, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है गामा की वैल्यू 1 निकाल ली, इसका मतलब जो है आपका ये इसके साथ में सेट हो चुका है, ठीक है ना। सो एन कैप यहाँ पे निकालना तो बहुत ही आसान टास्क है, वो यहीं पे भी हम कर सकते हैं कि आपका जो एन वेक्टर है वो क्या होगा, वो बेसिकली बस डायरेक्शन वेक्टर्स का यहाँ पर क्रॉस ही आपका होता है, ठीक है ना। सो D1 D2 को आप यहाँ पे क्रॉस करवा सकते हैं, आई जे के आपके उसमें यहाँ पर वैल्यूज है, एंड इस बार जो आपकी कैलकुलेशन है उसके अंदर 1 2 3 आएगा, एंड उसके साथ में 3 2 एंड गामा आने वाला है। गामा की जगह हम यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है तो हम यहाँ पे गामा की जगह 1 अब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके इसमें यहाँ पे अगर ये कैलकुलेशन आगे प्रोसीड होगा तो क्या बनता है, आपका आई कैप के साथ में आ जाएगा, आई कैप के साथ में आपका आ जाएगा यहाँ पे -4, उसके बाद में माइनस जे कैप के साथ में कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जे कैप के साथ में आपका आ रहा है यहाँ पे -8, एंड देन आपका के कैप के साथ में कितना आ जाएगा, के कैप के साथ में अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपका आ जाएगा फिर से -4 के बराबर। ऑलराइट, सो पहली बात तो आप यहाँ पे क्योंकि जो है एन कैप के बारे में यहाँ पे बात करना चाहते हैं, तो आप जितना भी मैग्नीट्यूड पहले यहाँ पे देखते से हटा सकते हैं उतना तो आपने हटा लेना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे -4 हटा लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो -4 अगर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ तो मेरे पास में अंदर क्या बचता है, अंदर मेरे पास में यहाँ पे आई कैप -2 जे कैप, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप बचता है, ठीक है ना। लेकिन ये 4 हटा देने के बाद भी अभी भी यहाँ पर ये आपका क्या नहीं है, ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, आपको अभी भी इसका मैग्नीट्यूड √6 के बराबर दिख रहा है, तो अब √6 से फर्दर उसको डिवाइड कर देंगे, आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है यूनिट वेक्टर का वो एक्जैक्टली वही आ जाएगा जो 4 पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। OR1 वेक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मतलब मुझे यहाँ पर क्या निकालना होगा, मुझे यहाँ पर बेसिकली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकालना पड़ेगा। अगेन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार जो है इस चीज को भी देख लें कि कैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जाता है। सो हमारी जो पहली लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास में x + 11 अपॉन 1 है, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में y + 21 अपॉन 2 है, एंड देन z + 29 अपॉन 3 है। और आपका जो L2 लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, L2 लाइन का इक्वेशन आपका x + 16 अपॉन 3 है, एंड देन आपके पास में y + 11 अपॉन 2 है, एंड उसके साथ साथ आपका यहाँ पे z + 4 अपॉन गामा है विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आइडिया क्या होता है कि अगर दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है जिसके अंदर सारा डेटा आपके पास में है, देन वी डू समथिंग लाइक दिस कि हम यहाँ पे पहले वाले लाइन को या दूसरे लाइन को किसी भी एक लाइन को लैम्डा के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। लैम्डा के बराबर इक्वेट करके आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज अगर निकालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको पहले वाले से मिलता है एक्स का वैल्यू 3 लैम्डा -16, दूसरे वाले से मिलता है 2 लैम्डा -11, तीसरे वाले से मिलता है लैम्डा -4। नाउ दिस पॉइंट सिंस इट लाइज ऑन L2 नाउ इट हैज टू सेटिस्फाई L1 ऑल्सो। तो हम यहाँ पे L1 के अंदर इसको सेटिस्फाई करवाते हैं तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी अल्टीमेटली वो क्या है, इसके अंदर अगर मैं 11 ऐड करता हूं तो मेरे पास में 3 लैम्डा एंड उसके साथ में 11 ऐड करके -5 बनेगा, नीचे आपका 1 आएगा। उसके साथ यहाँ पे अगर मैं 21 ऐड करता हूं तो मेरे पास में 2 लैम्डा + 10 अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं -4 के साथ में 29 ऐड करता हूं तो z + 25 अपॉन 3 आएगा, राइट, सॉरी लैम्डा + 25 अपॉन 3 आएगा, राइट। So that is how this is going to be। तो आप यहाँ पे कोई भी दो को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन की गारंटी है, तो आप यहाँ पे किन्हीं भी दो को सॉल्व करेंगे आपको लैम्डा सेम ही मिलने वाला है, राइट। लैम्डा अगर आपको मिल जाएगा तो वहां से आपका पॉइंट भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ पहले वाले को तो ये 6 लैम्डा -10 इक्वल टू कितना आता है मेरे पास में 2 लैम्डा + 10 एंड दैट गिव्स अस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 20। मतलब आपका लैम्डा का वैल्यू आ चुका है 5 के बराबर। तो जो 5 वैल्यू आया है इसको आपको यहाँ पे बेसिकली लैम्डा के साथ में यहाँ पे इस्तेमाल करना है ताकि आपको यहाँ पर क्या मिल जाए, आपका जो R1 पॉइंट है वो आपके पास में आ जाए। तो R1 पॉइंट के लिए अगर आप यहाँ पे 5 डालते तो कितना आ रहा है, यहाँ पर ये -1 आ रहा है, 5 अगर यहाँ पे डालते तो एक बार फिर से -1 आ रहा है, एंड 5 अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो आपको +1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो -i कैप -j कैप एंड +k कैप, -i कैप -j कैप एंड +k कैप आपका यहाँ पर वैल्यू बनना चाहिए, एंड इसके बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला आंसर आपका डॉट करके कितना आ जाएगा, बेसिकली 5 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो आपके यहाँ पे अल्टीमेटली कंक्लूड तो वही हुआ है, लेकिन ये चीज हम बिना सॉल्व के भी यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन में देख पा रहे थे, विच इज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग, है ना। जे एडवांस में ऐसी भी चीजें होती हैं, ये कभी कभार क्या है मिस हो जाती है ना, हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, लेकिन हिम्मत रखें, हम यहाँ पे अगर कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो ऐसी चीजें भी हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सवाल, ये वाला सवाल भी आपका फिर से एकदम स्ट्रेट सही सवाल है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस पैरेलल टू द लाइन दैट, कोई तो एक लाइन थी, है ना, कोई तो एक लाइन थी, उसके पैरेलल आपने एक लाइन बना दी, कहां से पास होते हुए, पी से पास होते हुए, ठीक है ना। अच्छा तो पी क्या है आपका यहाँ पे 1 3 2 के बराबर है, आपने किसी के पैरेलल बनाई है, मतलब आपको यहाँ पे उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इस्तेमाल करना है इस लाइन की इक्वेशन को डिकोड करने के लिए।
तो उस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा वो क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इस लाइन का एसच कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इसने बता दिया कि आपकी जो पीच से पास होने लाइन है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 1 to 1 के बराबर होना चाहिए। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P पैरेलल टू द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द प्लेन L1 एट Q। ऑलराइट, सो कोई एक प्लेन यहाँ पे फिर आ गया है जिसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो लेट से यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका हो गया Q, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन की इक्वेशन भी हमारे पास में है, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इस प्लेन की इक्वेशन है x - y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। अच्छा, फिर क्या किया है, अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू Q एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन प्लेन L1। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कहीं जा रहे हैं। एंड फिर क्या हो रहा है, अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू Q एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1 इंटरसेक्ट्स द प्लेन L2 एट R। ऑलराइट, तो अब एक और प्लेन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमने। लेट से दैट प्लेन नीड नॉट बी पैरेलल। पैरेलल है क्या, ये पैरेलल तो नहीं है, यहाँ पर जो है इनके डायरेक्शंस अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो कुछ टेढ़ा यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे आके हिट किया है, जहां पे हिट किया है इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, आर नाम दे रहे हैं, राइट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो यहाँ पर जो है पी क्यू आर 3 पॉइंट्स बेसिकली हमारे यहाँ पे निकल जाएंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे क्यू निकालना चाहेंगे, क्योंकि जो भी सवाल है इसके अंदर देखो, एक तो आर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे पी क्यू के लेंथ का सवाल है, तो देखो क्यू भी निकालना पड़ेगा और आर भी निकालना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शंस देखने के प्लेस में लेट अस गो अहेड विद द कैलकुलेशंस एंड द कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस कि भाई ये जो आपका पी क्यू का इक्वेशन है वो क्या आएगा, पी क्यू लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या आएगा। तो पी क्यू लाइन का इक्वेशन आपको यहां पे लिखना काफी इजी है, क्योंकि आप यहां पे अपने पॉइंट्स को जानते हैं। पॉइंट क्या है आपका 1 3 एंड देन 2, एंड इसके साथ साथ आप डायरेक्शन भी जानते हैं, डायरेक्शन क्या है आपकी 1 to 1, राइट। सो व्हाट इज द आइडिया नाउ टू बेसिकली इक्वेट दिस टू लैम्डा, ताकि इसके ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट का है हमें यहाँ पे पता चले। तो दैट फॉर्मेट इज बेसिकली लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा प्लस 2। और ये पॉइंट जो है इसमें खास बात क्या है, ये किस पे लाया करता है, ये बेसिकली आपके फर्स्ट प्लेन पे लाया करता है, ठीक है ना। तो इसको उठा के इसके अंदर डालना है ताकि हमारे पास में लैम्डा के लिए इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस वाई आएगा, मतलब -2 लैम्डा -3, एंड देन यहाँ पे आपका 3 टाइम्स आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6। और ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है, तो आपका 6 यहाँ से कैंसिल हो रहा है। एंड व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, आप यहाँ पे देखो 4 लैम्डा -2 लैम्डा मतलब 2 लैम्डा है, एंड देन उस तरफ जाके फिर से 2 ही बच रहा है आपका, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू इसका मतलब आपकी 1 के बराबर आ गई। लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 आ गई, मतलब आपका क्यू पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, उसको हम यहाँ पे इसी पॉइंट पे मार्क कर लेते हैं, मतलब बार बार देखने में इजी रहेगा। तो क्यू पॉइंट जो हमारा निकल चुका है अब वो कितना है, क्यू पॉइंट हमारा आ चुका है 1 डालने पर, 1 यहाँ पे डालो तो ये आ गया हमारे पास में 2, 1 डाल के आ गया है 5, 1 डाल के आ गया हमारे पास में 3। तो 2 5 3 हमारे यहाँ पे पॉइंट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस ब्लू प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक लाइन इमेजिन करनी है। तो अब यहाँ पर आपको पता होगा कि आपके जो एक्स वाई जेड के यहाँ पे कोएफिशिएंट्स होते हैं वही एक्चुअली नॉर्मल का डायरेक्शन होता है, और नॉर्मल के ही डायरेक्शन में एक्चुअली ये रेड लाइन जाने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पे इस क्यू आर लाइन की इक्वेशन फिर से यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। इस बार आपको क्यू आर लाइन लिखना है, तो क्यू आर लाइन जो आपके यहाँ पर बन रहा है वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके इसमें पॉइंट तो यही वाला इस्तेमाल कर लेंगे, तो x - 2 y - 5 एंड z - 3। एंड आपका यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कौन सा वाला चाहिए, 1 - 1 3 वाला आपका डायरेक्शन चाहिए। तो ये आपकी लाइन यहाँ पे आपने डिफाइन कर ली, और इसको भी आप यहाँ पे जो है आप म्यू के साथ में इक्वेट करो, और यहां से भी एक पॉइंट का फॉर्मेट निकालो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू प्लस 2, उसके साथ में आ जाएगा -μ + 5 एंड ये आ जाएगा 3μ + 3, ठीक है। और ये जो आपके पास में पॉइंट आया है ये किसके ऊपर लाई करना चाहिए, आपका प्लेन 2 मतलब L2 के ऊपर लाई करना चाहिए। और L2 का इक्वेशन क्या है, L2 का इक्वेशन हमारे पास में 2x - y + z इज इक्वल टू -4, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो मेरे पास में 2x मतलब कितना हो जाएगा, 2μ + 4 हो जाएगा, फिर -y मतलब यहाँ पे μ - 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे z मतलब कितना हो जाएगा, 3μ + 3 हो जाएगा, और ये आएगा -4 के बराबर, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर से यहाँ पर कैंसिलेशंस वगैरह देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका टोटल 6μ के बराबर, एंड ये आ जाएगा आपका -1 इसके साथ में मिलके हो जाएगा 2, और 2 उस तरफ जाके हो जाएगा -6, है ना। तो आपके पास में म्यू का वैल्यू कितना आता है आपकी बार, -1 के बराबर निकल कर आता है। तो म्यू का वैल्यू अगर -1 हो गया, मतलब हम फिर से किस चीज को यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे अपने आर पॉइंट को क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आर पॉइंट कितना हो जाएगा, कहाँ डालना है, म्यू का वैल्यू -1 इसमें डालना है ताकि आर पता चले।
तो म्यू का वैल्यू -1 डाल के कितना आ रहा है 1, यहां पे -1 डाल के आ रहा है 6, यहां पे -1 डाल के आ रहा है 0। सो दीज आर द पॉइंट्स, राइट, जो आपने यहां पे निकाल लिए हैं। सो पी क्यू आर से क्या बन रहा है, यहां पर एक ट्राइंगल वगैरह बन रहा है, यहां पे ट्राइंगल का पैरामीटर, उसका सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब साइड का लेंथ। तो ये जो आपका ट्राइंगल बना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप चाहो तो यहां पे अलग से बना के रख सकते हो कि यार पी क्यू आर क्या चीज है। तो पी क्यू आर हमने पी से स्टार्ट किया था, जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास में 132, फिर हमने यहाँ पे क्यू कैलकुलेट किया जो अल्टीमेटली निकल कर आया 253, एंड फिर हमने यहाँ पे आर कैलकुलेट किया जो निकल कर आया 160 के बराबर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला सवाल जो पूछा, इनफैक्ट दूसरा सवाल यहाँ पे दिख रहा है आर के लिए, तो आर हमारा 160 निकला है जबकि इन्होंने 163 बोला है। तो ये तो आपका डेफिनेटली गलत है, राइट। मुझे यहाँ पे आगे चाहिए लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू निकालना इजी है, उसको टारगेट करते हैं पहले। तो पी क्यू का लाइन सेगमेंट कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 1, दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 4, एंड दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब फिर से 1। मतलब ये √6 के बराबर आंसर आपका एकदम बढ़िया आ रहा है। इन्होंने √6 दिया है, मतलब ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज दिस। तो सेंट्रोइड के लिए फिर से हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, दिस प्लस दैट, है ना। सेंट्रोइड के लिए क्या करेंगे, दिस प्लस दैट, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, अपॉन 3 कर लेते हैं, फिर दिस प्लस दैट, तो आपके इसमें 9 14 आएगा, 14/3 कर लेते हैं, एंड दिस प्लस दैट मतलब 5/3 आएगा। तो एक बार चेक कर लो कि यार आपका सेंट्रोइड एवरेज लेके यही आ रहा है क्या, 4/3, 14/3 एंड 5/3 एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो बात एकदम बढ़िया हो गई। एंड लास्ट में पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात चल रही है। तो आप यहाँ पे तीनों साइड्स का एडिशन देख पा रहे हैं, जिसमें से एक √6 आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, बाकी दोनों भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके इसमें, यहाँ पे आ जाएगा अंडर के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 0, दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 9, एंड दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4। तो √13 तो देखो आपके इसमें यहाँ पे आया नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। चाहो तो एक बार इसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, अंडर के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर 1, दिस माइनस दैट का स्क्वायर 1, एंड दिस माइनस दैट का स्क्वायर आपका 9 आ रहा है, मतलब ये आपका √11 आ रहा है। तो √6 और √11 सही है, लेकिन √2 आपका यहाँ पे गलत है, मतलब आपका यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है। तो ए और सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है ना। काफी सिंपल सा यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चाल चलनी थी अपनी, ठीक है ना। पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, उसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, उस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड वो जो ट्रायंगल बन रहा है उसके ऊपर आपने सवाल कुछ फ्रेम करवा दिए। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2023, एंड यहां पर थोड़ा सा विजुअल अगर आप यहां पे समझेंगे, ऑब्वियसली आपके पास में बना हुआ नहीं था पेपर में, राइट। लेकिन क्या है, अगर मैं यहाँ पे सर्कल वगैरह बनाऊंगा तो उतना अच्छा बनेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये मैंने बना के पहले से ले आया है। इसको अभी आप यहाँ पे इग्नोर करते हुए पहले सवाल को देख लो पहले क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है कि P बी अ प्लेन विच इज हैविंग दिस इक्वेशन। सो कोई तो एक प्लेन P हमारे पास में पहले से है, कोई तो एक प्लेन हमारे पास पहले से है जिसकी इक्वेशन वगैरह भी पता है। फिर उन्होंने एस सेट फिर से डिफाइन किया। नाउ लुक एट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो बेसिकली यहाँ पर आपका हमेशा जेईई एडवांस यूज करता है। इसके पहले भी 2024 वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने यहाँ पे एसओटी नाम के 2 यहाँ पे सेट्स आपसे क्रिएट करवाए थे। तो एस क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, उसके अंदर कोई एक वेक्टर है। अब की बार उस वेक्टर में यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब यहाँ पर ये इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दिखना चाहिए, क्योंकि आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा है ना वो इतना इसका ही अंडर रूट आएगा, और वो अगर 1 के बराबर है तो स्क्वायर करके भी यही बनेगा। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अल्फा ए कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। मतलब ये जो अल्फा बीटा गामा आपका यहाँ पे पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर, वो 1 के डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से 1 के डिस्टेंस पे है। ये बात यहाँ से अभी हम फील कर सकते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन P इज 7/2। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बेसिकली यहाँ पे कंडीशंस हैं जो बेसिकली ये एस सेट के अंदर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है। एक तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन अलॉट करता हूं इस पॉइंट को, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस हमेशा 1 यूनिट के ही बराबर होना चाहिए। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में एक्चुअली देखते समय यहाँ पे सर्कल वाली फीलिंग आपको आ रही होगी, लेकिन क्योंकि 3D का क्वेश्चन चल रहा है तो एक्चुअली यहाँ पर स्फीयर पूरा का पूरा यहाँ पर बनाया जा सकता है। एक आप पूरा गोला यहाँ पे इमेजिन करो, एक स्फीयर इमेजिन करो, ठीक है ना। उस स्फीयर के एंड पॉइंट्स जो आपका यहाँ पे स्फीयर का सरफेस होगा, है ना, उस पे हर एक पॉइंट कितना है, 1 डिस्टेंस पे ही यहाँ पे सेंटर से निकल कर आने वाला है, ठीक है ना। तो 3D के अंदर यही फिगर आपको इमेजिन करना है, ये स्फीयर है, ऑलराइट। अच्छा, तो इस स्फीयर पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये हर एक पॉइंट इस प्लेन के साथ में 7/2 डिस्टेंस पे तो नहीं होगा। कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली यहाँ पे 7/2 डिस्टेंस पे होंगे, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से वाले आपके पॉइंट्स होना चाहिए, राइट। सो इफ यू हैव टू एनालाइज दैट, आपने पहले ये देख लेना चाहिए कि यार ओवरऑल अगर मैं देखूं कि यार ओरिजिन से मतलब सेंटर से, यही करना हमें यूजुअली अच्छा लगता है कि हम सेंटर से एनालिसिस बेसिकली यहाँ पे करने का ट्राई करते हैं। यार सेंटर से आपका यहाँ पर डिस्टेंस एक्चुअली प्लेन का था कितना, है ना, ये देखने से हमें फायदा डेफिनेटली मिलेगा।
ऑलराइट। सो हम यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, आप ओरिजिन से उस प्लेन का डिस्टेंस निकाल रहे हो, मतलब डी डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 0 -16 अपॉन अंडर के अंदर इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये आपको बेसिकली सॉल्व करना है। तो इतना आ गया आपके इसमें 16 अपॉन ये बन रहा है आपके पास 4 के बराबर, मतलब 4 डिस्टेंस बेसिकली आ चुका है। तो आपका जो डी डिस्टेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये आ रहा है टोटल 4 के बराबर। लेकिन आपको चाहिए कि यार आपके जो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, उससे प्लेन का डिस्टेंस बेसिकली 7/2 के बराबर, मतलब 3.5 के बराबर हो। तो आपको इसका मतलब यहां पे जो है एक ऐसा प्लेन इमेजिन करना चाहिए, एक ऐसा प्लेन इमेजिन करना चाहिए जो ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस पे है, ताकि ऊपर वाला डिस्टेंस कितना बच जाए, 3.5 के बराबर बच जाए। अगर ऊपर आपको डिस्टेंस 3.5 के बराबर चाहिए, टोटल डिस्टेंस आपने यहाँ पे 4 बताया है, तो नीचे वाला डिस्टेंस आपका कितना होगा, हाफ के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट बेसिकली इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है बात, प्लेन इमेजिन कर सकते हैं। अब आती है बात कि यार हमारे एक्चुअल जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं अल्फा बीटा गामा, वो अब इन सभी कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कहां कहां वो लाई कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि आप यहाँ पे, क्योंकि 3D में यहाँ पे बातें सोच रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे 3D में बातें सोच रहे हैं, तो आपने सोचना एक्चुअली ये चाहिए कि एक स्फीयर को जैसे कि आपने चाकू से कट कर दिया, है ना। चाकू भी आपका कैसा एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है ना। तो इमेजिन करो कि बहुत मोटा वाला चाकू, वैसे मीट वगैरह कट करने के लिए होते हैं ना ऐसे मोटे वाले चाकू, ठीक है ना, ऐसे जिनकी विड्थ काफी ज्यादा होती है, वैसे कोई एक चाकू है और उससे आपने क्या किया, एक बॉल को कट कर दिया। तो आपके पास यहाँ पर जो सरफेस बनेगा, मतलब यहाँ पर जो कट करने के बाद में आपका क्रॉस सेक्शन बनेगा, वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे इस प्लेन को और इस सर्कल को इंटरसेक्ट करके एक सर्कल बनेगा ना, एक सर्कल यहां पर जो आपका बनने वाला है, आपके अल्फा बीटा गामा अब बस इसी सर्कल पे लाई कर सकते हैं। देखो ये जो सर्कल है, ये स्फीयर का ही क्रॉस सेक्शन है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आप एक क्रिकेट बॉल को कट कर देते हो और फिर उसको देखते हो तो ऊपर आपको एक सर्कल दिखाई देता है, राइट। तो वैसे कुछ यहां पर हुआ है, हमने एक बॉल को कट कर दिया तो मुझे यहां पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये सर्कल क्योंकि अभी भी स्फीयर के सरफेस पे लाई करने वाले ही पॉइंट से बना है, तो उन सभी का डिस्टेंस अभी भी क्या है, ओरिजिन से 1 के ही बराबर है। मतलब ये पहली वाली कंडीशन अभी भी इन व्हाइट पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाइड है, इन व्हाइट पॉइंट्स के लिए अभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। और साथ ही साथ क्योंकि हमने कट जो किया है वो एक स्पेशल प्लेन से कट किया है, जो बेसिकली 7/2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेन, इसलिए ये सभी पॉइंट क्योंकि उसी प्लेन पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, तो ये सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यही वाले जो अल्फा बीटा गामा है, ये आपकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉमन रीजन, क्योंकि यहां पर आपको एंड बोला है ना, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। तो कॉमन रीजन जो आपके यहां पर निकला है, दैट इज जस्ट दिस सर्कुलर रीजन, ऑलराइट। सो अब यहां पे बोला क्या जा रहा है आगे कि यार अब इन पॉइंट्स के बारे में कुछ आप यहां पे बात करो। लेट UVW बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S। अब UVW मतलब इनके ऊपर ही लाई करने वाले कोई यहां पे पोजीशन वेक्टर्स हैं, राइट, सच दैट U माइनस V का मॉड, V माइनस W का मॉड और W माइनस VU का मॉड आपके यहां पे तीनों का बराबर आ रहा है। फिर से यहां पे मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस और इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस और इन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आपका बराबर बराबर निकल रहा है, राइट। तो मतलब आप यहां पे सर्कल के ऊपर कुछ 3 पॉइंट्स ले रहे हो फॉर श्योर, और उनके बीच में डिस्टेंस अगर बराबर निकल रहा है, राइट, तो ये जो आपके पास में फिगर बनेगा, क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है क्या, जल्दी बताओ, है ना। हालांकि यहां पर अभी ये थोड़ा 3D में बना है, ऐसा चपटा है ये, है ना। अभी हम इसको साइड से देखने की कोशिश करें, टॉप से देखेंगे तो फिर ये जो रेड कलर का आपका यहाँ पे ट्रायंगल बना है, वो कैसा ट्रायंगल दिखाई देगा आपको, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए। तभी आपके यहाँ पर ये जो साइड है, ये जो साइड और ये जो साइड है, उसका लेंथ आपका यहाँ पे तीनों का बराबर आ पाएगा, राइट। सो ये तो कंडीशन यहाँ पर हमें पता चली कि अच्छा ठीक है यार, हमें यहाँ पे इस व्हाइट कलर के सर्कल के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट कंसिडर करने थे। ये करने के बाद आपको इस सर्कल पे भी 3 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, है ना। अब वो लोकेशन वाइज चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे ट्रायंगल को इसी सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन तब भी रहेगा वो एक पर्टिकुलर साइज का इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सवाल है, इसको विजुलाइज करके अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है थोड़ा सा। And let V be the volume of the parallelepiped determined by the vectors U, V and W. आप यहां पर बेसिकली UVW किन वेक्टर्स को बोलोगे, आप यहां पे ध्यान से देखो तो UVW आप बेसिकली इन कुछ वेक्टर्स को बोलने वाले हो। लेट मी ट्राई एंड मार्क इट विद कलर जो आपको यहां पे थोड़ा डिस्टिंक्ट फील हो। ऑरेंज कलर ले लेते हैं, चलो
या ग्रीन यहाँ पे कम है, ग्रीन ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, ओरिजिन से ही कनेक्ट करोगे, राइट। ये आपका अगर पोजीशन वेक्टर यू है, ये अगर आपका पोजीशन वेक्टर वी है, ये अगर आपका पोजीशन वेक्टर डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो जो आपने इन सबको कनेक्ट किया, तो एक्चुअली अभी यहाँ पे क्या बना है, एक टेट्राहेड्रन बना है। ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रन को उल्टा अगर आप उठा कर रख दोगे तो आपको रेगुलर टेट्राहेड्रन वाली फीलिंग आएगी, जहां पे ट्रायंगुलर बेस आपको यहाँ पे एक्चुअली बनेगा। ऑलराइट, तो उन्हीं 3 एजेस, ये जो ग्रीन कलर की 3 एजेस हैं, इनको इस्तेमाल करके क्या किया है इन्होंने, बेसिकली एक पैरेललोपिपेड बनाने के लिए बोल दिया है, जबकि बन अभी यहाँ पे क्या रहा है, बन यहाँ पे टेट्राहेड्रन रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके वॉल्यूम को इन्होंने यहाँ पे कैपिटल वी बोला है। तो मुझे तो पहली बात ये पता होना चाहिए कि यार कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम भले ही यहाँ पे पैरेललोपिपेड का पूछा हो, है ना, लेकिन पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम में और टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम में वैसे भी रिलेशन होता है। पैरेललोपिपेड का एग्जैक्टली 1/6 करके ही टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी फिगर को देखते हुए फर्दर पैरेललोपिपेड बनाने की कोशिश ही ना करूं, मैं बस यहाँ पे टेट्राहेड्रन का ही वॉल्यूम अगर फाइंड कर लूं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी, राइट। ये तो नीचे O है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स को लेटर से A, B एंड C नाम देता हूं, ठीक है ना। तो आप अभी यहाँ पे OABC वाला जो यहाँ पे एक फिगर नोटिस कर रहे हो, वो एक टेट्राहेड्रन है। मैं इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करता हूं। इसका वॉल्यूम निकाल के जो 6 गुना करेंगे उसको ही हम यहाँ पे कैपिटल V बोल सकते हैं। सो दिस इज द लॉजिक टिल दिस पॉइंट। आई होप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज आपने एक्चुअली पीछे जाके वापस एक बार ये कहानी सुनना चाहिए, राइट। थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूं क्या है कहानी। ये है कि यार आपको कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने थे जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। एक कंडीशन ये है कि यार उनका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 के बराबर होना चाहिए, एंड साथ ही साथ उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस इस गिवन प्लेन से भी 7/2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे यहां पर हमारा जो कॉमन रीजन आया वो एक सर्कुलर रीजन आया। उस सर्कुलर रीजन पे आपको यहां पर अभी फिर 3 पॉइंट्स कंसीडर करने के लिए बोले गए हैं, यूवी डब्ल्यू, और उनमें यहां पर खास बात यह है कि यार उनका डिस्टेंसेस आपस में बराबर होना चाहिए। तो सर्कल के ऊपर डिस्टेंसेस बराबर वाले पॉइंट्स जब हमने लिए तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी बना है, राइट। अब हमने यहां पर जो है वेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब यहां पे OA, OB और AC को ज्वाइन किया तो हमें एक टेट्राहेड्रन फिगर बना है। हम टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम को निकालने की कोशिश करेंगे। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम अगर आप यहां पे निकालना चाहते हैं तो आपको यहां पे एरिया ऑफ बेस 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करना होगा, राइट। और वो अगर आप यहां पे करना चाहते हैं तो आपको यहां पे एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए जो ट्रायंगल है इसका साइड लेंथ निकालना हो, राइट। अभी आप जो निकाल पा रहे हैं वो ये येलो वाला डिस्टेंस डेफिनेटली निकाल पा रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। सोचो जरा एक बार, अभी जो आप यहां पे निकाल पाएंगे ये येलो कलर से जो मैंने मार्क किया है ये आप निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि आपका O से लेके A तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके स्फीयर के सरफेस तक का डिस्टेंस 1 के बराबर है, तो आपको OA की वैल्यू पता है 1 के बराबर है। साथ ही साथ आपको और क्या पता है, आपको यहां पर ये हाफ वाला डिस्टेंस भी पता है। ये हाफ वाला डिस्टेंस एक्चुअली यहीं पे आपका कैरी हो रहा है, तो ये हाफ के बराबर है, ये चीज आपको पता है ना। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को लेटेस्ट से कुछ M नाम देता हूं, ठीक है, तो हमें OM पता है और हमें OA पता है। हमें OM पता है कि हाफ के बराबर है, हमें OA पता है कि 1 के बराबर है, तो यहां से हम MA निकाल सकते हैं। MA हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - 1/4, मतलब ये हो जाएगा आपका √3/2 के बराबर, ठीक है ना। तो MA आपके इसमें यहां पर आ चुका है। तो आप यहां पे अब क्या करो, आप यहां पे ना इसको आप टॉप से देखने की कोशिश करो। इसी फिगर में अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आप अभी यहां पे इस सर्कल को टॉप से देखो, ट्रायंगल को टॉप से देखो, तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहली बात तो नजर आएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, एंड हमने क्या निकाल लिया है वो भी ध्यान से देखें, है ना। अभी हमने बेसिकली ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया है जो उसी सर्कल का सर्कम रेडियस है, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो, है ना। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कम रेडियस, और उसी के रेडियस से हमने यहाँ पर ये सर्कल पूरा ड्रॉ किया है, राइट। या तो वैसा सोच लें, या फिर आप यहाँ पे ज्यादा ना सोच के बोलें कि यार बस मुझे तो ये डिस्टेंस पता है, ये ABC है, ये ABC है, यहाँ पर आपके पास में बेसिकली बीच में M आया था, ठीक है ना, M वाला पॉइंट, और ये डिस्टेंस आपके इसमें MA अभी अवेलेबल है, राइट। मुझे तो साइड लेंथ चाहिए, क्योंकि साइड लेंथ की मदद से यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, साइड लेंथ की मदद से यहाँ पर मैं अपना एरिया लिख सकता हूँ। तो साइड लेंथ अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए A मानता हूँ, तो आपको यहाँ पर ये जो पूरा डिस्टेंस होता है A से लेके N तक का जो ऑल्टीट्यूड है वो √3/2 टाइम्स होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ A होता है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपका सर्कम सेंटर है, इट इज ऑल्सो द सेंट्रॉइड। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यार सेंट्रॉइड डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2, मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2/3 करवा सकते हैं फॉर दिस लेंथ। सो 2/3 ऑफ अल्टीट्यूड, 2/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड इज व्हाट, 2/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड इज योर हाइट विच रिमेन्स A से लेके M तक, और A से लेके M तक का जो यहाँ पर आपका डिस्टेंस है वो एक्चुअली आपको यहाँ पर पता है ना। ये किसके बराबर पता है आपको, √3/2 के बराबर पता है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके इसमें A का वैल्यू आ जाएगा 3/2 के बराबर।
तो ये जो आपके उसमें बेसिकली एक ट्रायंगल आप इमेजिन कर रहे हो, उसका साइड लेंथ 3/2 के बराबर निकला है। अब हम यहाँ पे टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बता सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना निकलेगा, √3/4 a², √3/4 a², एरिया ऑफ बेस है ना, इसकी मदद से √3/4 a², हाफ 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और हाइट कितनी हमने यहाँ पे डिसाइड करी थी, ओ से लेके एम तक हाफ के बराबर डिसाइड करी है। तो ये आपका बेसिकली जो निकला है, ये टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बेसिकली निकला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो पैरेललोपिपेड का चाहिए। नाउ V, और V क्या है, जो क्वेश्चन में V बोला है, इट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड वो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। तो 6 टाइम्स ऑफ दिस जैसे आप यहां पे करते हैं, तो आई गेस यू हैव योर आंसर ऑलरेडी, ठीक है ना। ये दोनों इसके साथ में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बच गया है आपका 9√3/16, ये आपका V का वैल्यू अल्टीमेटली आ गया है। काफी बढ़िया सवाल, इसके अंदर विजुलाइज ये करना जरूरी था ताकि आप आगे की कैलकुलेशंस समझ पाए, ठीक है ना। सो V इक्वल टू कितना निकला है आपका यहाँ पे 9√3/16, एंड इसके अंदर आपको अल्टीमेटली क्या है 80/√3 मल्टीप्लाई भी करना है। तो 80/√3 V, 80/√3 मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है, यहां से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 5 आएगा। सो 45 आपका यहां पे फाइनल आंसर बनता है, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि हर पॉइंट पे आपको यहां पे हिम्मत रख के आगे पहली बार तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना स्ट्रेट अवे यहां पर ये नंबर आपको नहीं कमाने दे रहा है सवाल। वैसे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, राइट, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है। चलिए आगे देखते हैं यहां पे और क्या सवाल है। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2023। अब ये एकदम ही चिंती सवाल है, ठीक है, देखो इसको ध्यान से। लेट क्यूब बी ए क्यूब विद सेट ऑफ वर्टिसेस दिस। हाँ, अब लेकिन देखो स्ट्रक्चर, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जेई एडवांस कहां कहां खेल सकता है। ये तो अलग लेवल पे खेला है, जहां पे इसने सच में बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। बहुत सारी चीजें समझ के यहाँ पर फिगर वगैरह ड्रॉ करके आपको यहाँ पे एनालाइज करके फाइनली आंसर तक पहुंचने को मिल रहा है। तो दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन, वो अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये पता है कैसा टाइप है कि है चिंदी ही, लेकिन आपको हम ऐसे दिखाएंगे कि पता नहीं, आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात कुछ बोल दी, ठीक है ना। लेट क्यूब बी ए क्यूब, क्यूब है तो क्यूब कैसे होता है भाई, ऐसे होता है। तो क्यू नाम का यहां पर ये क्यूब है जिसकी यहां पे चर्चा चल रही है विथ इट्स वर्टिसेस x1 y1 x1 x2 x3। और ये जो x1 x2 x3 हम सिलेक्ट कर रहे हैं 0 और 1 में से ही कोई ना कोई वैल्यूज होने वाला है। इसका मतलब क्या है, कुछ पॉइंट, एक पॉइंट आपका 0 0 0 हो सकता है, एक 1 1 1 हो सकता है। इस टाइप से आपके पास में यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके इसमें यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे 0 और 1 डाल के, क्योंकि इस प्लेस में 0 या 1 2 चांसेस, इस प्लेस में 0 1 2 चांसेस, इस प्लेस में 0 या 1 2 चांसेस, ठीक है ना। तो 2 × 2 × 3 2 × 2 × 2 टोटल 8 आपका यहाँ पर क्या बनेंगे, 8 आपके इसमें यहाँ पे वर्टिसेस बन सकते हैं यूजिंग दीज अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, ठीक है ना। तो हमको 8 ही चाहिए होते हैं, क्यूब के अंदर हमको 8 ही चाहिए होते हैं। तो आपके इसमें इसका मतलब जो है सारे ही वर्टिसेस इस तरीके से उसने डिफाइन कर दिए। कहने के लिए कुछ और भी सिंपल तरीके से बोल सकता था, लेकिन उसने इस तरह से बोला। तो हम यहाँ पे ये अंदर वाले को 0 0 0 मान लेते हैं, तो ये बाहर वाला आपका 1 1 1 हो जाएगा, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन विल बी द अदर रिमेनिंग पॉइंट्स, है ना। जैसे 0 1 1 भी एक पॉइंट होगा, 1 0 1 भी एक पॉइंट होगा, है ना, 0 0 1 भी एक पॉइंट होगा। तो वो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे आप एक एक करके मार्क कर सकते हो। Let Q be a cube with a set of vertices this. Let F be the set of all the 12 lines containing the diagonals of the 6 faces of the cube. तो आपके यहाँ पर पहली बात तो 6 फेसेस हैं और हर एक फेस में आपको यहाँ पर 2 डायगोनल्स मिलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 12 डायगोनल्स के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि वो F के अंदर हमने कलेक्ट करके रख दी है। ऑलराइट, F be the set of all 4 lines containing the main diagonal. मेन डायगोनल मतलब क्या होता है, जैसे 0 0 1 1 को जिन्हें एक्सप्लेन भी किया है कि फॉर इंस्टेंस लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस 0 0 0 एंड 1 1 1, इनको ज्वाइन करते हुए जो आपकी यहाँ पर लाइन बन रही है वो एक आपकी बॉडी डायगोनल है ना। ये टर्म्स आपने यहाँ पे केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करी होंगी, बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर बॉडी डायगोनल जो है ऐसी 4 बनेंगी, राइट। एक ये नीचे से ऊपर जा रही है, वैसे एक यहाँ पे बाहर से पीछे जाएगी, और फिर ये पीछे से नीचे जाएगी, और ये बेसिकली आगे से पीछे जाएगी। इस टाइप से आप यहाँ पे बना सकते हो 4, राइट। तो उन चारों का कलेक्शन इन्होंने कहाँ डाला है, इन चारों का कलेक्शन इन्होंने यहाँ पे एस नाम के फोल्डर में डाल दिया है, एस नाम के सेट में डाल दिया है बेसिकली, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, फॉर लाइंस L1 एंड L2 लेट D L1 L2 डिनोट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की यहां पर बात चल रही है, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का ही सवाल है। आपकी मल्टीपल लाइंस हैं यहां पर, वो क्या है, वो या तो बॉडी डायगोनल है या फिर आपकी फेस डायगोनल्स हैं, और उनके ही शॉर्टेज डिस्टेंस का यहां पर कहीं ना कहीं सवाल आगे फ्रेम किया जा रहा है। D L1 L2, फिर से कुछ नोटेशन इन्होंने बताया। ये नोटेशन क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है ना। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D L1 L2 एज L1 वेरीज ओवर F एंड L2 वेरीज ओवर S। मतलब मैं यहाँ पे जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूं उसकी मैक्सिमम वैल्यू की यहां पर ये बात कर रहा है। अब ये पूछा इन्होंने काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्या यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आएंगे, क्या मैं यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन लूंगा, अलग अलग स्क्यू लाइंस यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूं, क्योंकि स्क्यू लाइंस यहाँ पे बनने वाली है। देखो यहाँ पर एक आपको बना के दिखाता हूं, एक जो यहाँ पर आपकी बॉडी डायगोनल बनी हुई है, इसी के साथ में एक बना के दिखाता हूं, जैसे कि ये है, ये जो आपका बेसिकली एक फेस डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल आपका इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दिख रहा है। इनके बीच में जो यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा वो शायद यहाँ पे कहीं आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे कहीं ये शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके उसमें यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आप कॉम्बिनेशन इमेजिन कर सकते हो, है ना, क्योंकि अब आप यहाँ पे उस तरफ भी एक इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि यहां से लेके वहां तक अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है, राइट। फिर मैं अगर एक टॉप पे इनको ज्वाइन कर दूं तो भी एक पॉसिबिलिटी बनेगा। बट द थिंग इज, आप यहाँ पे किसी भी एक डायगोनल के साथ में कोई सी भी दूसरी फेस डायगोनल यहाँ पे ले लो, आपको यहाँ पे हमेशा सिमेट्री की वजह से सेम ही डिस्टेंस मिलने वाला है, तो डिस्टेंस आपका अलग अलग एक्चुअली नहीं आएगा। ऑलराइट, तो देन द मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू, इस मैक्सिमम का कोई खास सेंस बनता नहीं, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ D L1 L2, यही एक्चुअली सवाल है, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन L1 L2 का ही सवाल है, जहां पे L1 आपको कहां से लेना है, फेस डायगोनल में से, और L2 कहां से लेना है, आपको बॉडी डायगोनल में से लेना है। तो अभी यहां पर हमने जो बना के रखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक हमने रेड बना के रखा है, एक हमने ब्लू बना के रखा है, इनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे देखो अपनी जो ये जो बॉडी डायगोनल वाली लाइन है L1, उसको लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है और इसका डायरेक्शन भी 1 1 1 के बराबर है। तो x - 0/1, y - 0/1 एंड z - 0/1 ऐसा आपका यहाँ पे बनने वाला है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड लाइन को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर इस ब्लू कलर की लाइन को अगर लिखना है तो लेट मी राइट द वर्टिसेस फर्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि x फिर y, तो ये आपका बेसिकली x और y प्लेन में लाई करते हो, तो 1 1 0 इसको मैं मार्क कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे x फिर डायरेक्टली z, मतलब मैं इसको अगर मार्क करना चाहूँ तो ये बेसिकली 1 0 1 मार्क होगा, इसके अंदर y एक्सिस नहीं है। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पर अभी जो है इसको अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास में जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली x - 1 y - 1 एंड z - 0, ये हमारे पास में न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, इन्हीं का डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। तो दिस माइनस दैट करके 0 आ रहा है, दिस माइनस दैट करके 1 आ रहा है, एंड दिस माइनस दैट करके -1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों लाइंस आ चुकी है और यहाँ पे सवाल अब इन दोनों लाइंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही है। तो आप यहाँ पे करते क्या है ऐसे केस में, ऐसे केस में आप यहाँ पे ए बी वेक्टर पहले तो क्रिएट करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे ए तो हम क्या ले सकते हैं, 0 0 0 ले सकते हैं, और बी हम यहाँ पे लेट से 1 1 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, अलग अलग लाइंस पे लेने होते हैं पॉइंट्स आपको, ठीक है ना। तो एक है आपका इसमें 0 0 0, एक है आपका इसमें 1 1 0। तो यहाँ पर आपका जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा दैट इज बेसिकली आई कैप प्लस जे कैप, इसको आप ए बी वेक्टर मान सकते हो। फिर आप यहाँ पे एन वेक्टर क्रिएट कैसे करते हो, एन वेक्टर क्रिएट करते हो बाय टेकिंग अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायरेक्शन वेक्टर्स। यहाँ पे आपके इसमें है 1 1 1, यहाँ पर आपके इसमें है 0 1 -1। इसको अगर आप ओपन करते तो आई कैप के साथ में कितना आएगा, -1 -1 मतलब -2, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे माइनस जे कैप के साथ में कितना आएगा, ये आएगा आपका -1, एंड देन आपका के कैप के साथ में कितना आएगा, के कैप के साथ में आपका यहाँ पर आएगा 1। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव, -2 1 1, राइट। सो आपको यहाँ पर अभी अपना जो शॉर्टेज डिस्टेंस का आंसर है वो कैसे निकालना होता है, आपको यहाँ पर बेसिकली ए बी का प्रोजेक्शन निकालना होता है एन वेक्टर के ऊपर, मतलब आप यहाँ पे दोनों को डॉट करके एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो इन दोनों को अगर मैं डॉट करता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा, -2 + 1, -2 + 1, और n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 4 1 1, 4 1 एंड 1, ठीक है। तो आपका ओवरऑल आंसर आता है फिर यहाँ पे 1/√6 के बराबर, एंड दैट इज व्हाट इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपकी कहानी। अगेन यहाँ पे देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का इससे भी बेटर सवाल जेईई मेन के अंदर पूछा जाता है, जहां पे वो क्या बोलते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस दे दिया है, अब आप यहाँ पे लाइन के अंदर जो अननोन है लैम्डा वो फाइंड करके बताओ। तो उसके अंदर हमें वो मॉड वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, लैम्डा के मल्टीपल आंसर्स आते हैं। तो
जेई मेन के अंदर। और ऐसा सवाल तो ऑब्वियसली आता है जिसके अंदर लाइन के अंदर फिर यहाँ पे इतने इजी नंबर्स ना होके थोड़े कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नंबर्स भी बड़े होते हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करते समय या फिर ये कैलकुलेट करते समय थोड़े गंदे आंसर्स मिलते हैं, अंडर रूट के अंदर 452 ऐसे गंदे गंदे वैल्यू आते हैं, राइट। तो जेई मेन के अंदर भी यहाँ पर जो है इससे बेटर सवाल पूछा गया है, लेकिन स्ट्रक्चर आप यहाँ पे नोटिस करो कि यार स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसा क्रिएट किया है कि इट डजंट फील लाइक यार ये इजी है, बट ये हम लगभग हर सवाल में ही बात कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे वो स्फीयर और वो प्लेन वाला अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा तो यहाँ पे सारे सवाल आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि काफी डुएबल है, राइट। वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग दोस क्वेश्चंस, अगेन अ मैट्रिक्स मैच तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यार वन ऑफ द इजीएस्ट पैटर्न्स यहाँ पर बनते जा रहा है, क्योंकि आपके जो रिस्ट्रिक्शंस है वही इतने ज्यादा आ जाते हैं कि मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता उसके ऊपर डरने का, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं इस बार क्या हो रहा है। लेट L1 एंड L2 बी द लाइंस R1 इज दिस एंड R2 इज दिस। तो पहली बात तो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, आई जे के डायरेक्शन में जा रही है, ये आपका J माइनस के से पास हो रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। लाइन की इक्वेशन मतलब कंप्लीट है हमारे पास में। लेट X बी द सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स H दैट कंटेन द लाइन L1। तो अब यहाँ पे देखो कि आपको लाइन L1 अगर मैं यहाँ पर दे देता हूं तो आपके तो बहुत सारे प्लेन आ सकते हैं। इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहते हो तो या तो बुक की मदद से या फिर आप डोर की मदद से यहाँ पे इमेजिन इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे दरवाजा होता है, ठीक है ना, एंड इमेजिन करो कि आपने दरवाजे को उस तरफ खोल दिया। अगर आपने दरवाजे को उस तरफ खोल दिया फिर आपने दरवाजे को इस तरफ खोल दिया, ठीक है ना, तो आपके इसमें यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल प्लेन्स बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे इस तरफ या उस तरफ, यहाँ पर आपका हिंज कहाँ पर है, हिंज आपका यहाँ पे इस तरफ है, ऑलराइट। तो ये एक लाइन है और इस लाइन से पास होने वाले आप कई सारे प्लेन्स बेसिकली यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, है ना। आप दरवाजे को जहां पर भी बीच में रोकोगे वो एक नया प्लेन का लोकेशन है, तो उसकी नई इक्वेशन होगी आपकी बेसिकली, ठीक है ना। अभी यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने केवल 3 ही यहाँ पे पोजीशंस प्लॉट करी है, बट आप इस तरफ भी यहाँ पर जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। वाला प्लेन पीछे चला गया, वाला प्लेन बाहर आ गया, क्योंकि प्लेन कहीं खत्म नहीं होता, यहाँ पर दरवाजा तो लेकिन हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। बट चलो यहाँ पे तब भी एक अच्छा आइडिया यहाँ पर लगता है कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एक लाइन से पास होने वाला प्लेन हम बहुत सारे बनाना चाहते हैं, तो एक लाइन से पास होने वाले बहुत सारे प्लेन बनाना चाहते हो, दिस इज व्हाट यू शुड बी इमेजिनिंग, ऑलराइट। X with a set of all the planes H that contain the line L1, राइट। तो ये लाइन L1 है हमारी और ये सारे H हमारे यहां पर जो है प्लेन्स है। फॉर ए प्लेन H DH डिनोट, देखो अब यहाँ पे हर बार यही लैंग्वेज बार बार इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। फॉर ए प्लेन H let DH डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ L2 एंड H, L2 एंड H, राइट। सो आप यहां पे नोटिस करो कि यार मेरे पास में अब L2 कहां है, L2 तो कुछ रैंडम सी दूसरी सी लाइन है, ये दोनों पैरेलल भी नहीं है ना, और ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये तो नहीं लग रहा। तो आप यहाँ पे इसको अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ भी मतलब अभी के लिए ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ ड्रॉ कर लो आप इसको, ठीक है ना। ऐसी कोई एक लाइन है, ऐसी कोई एक बाहर से जाने वाली लाइन है, ऐसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो, L1 है और ये वाली हमारी L2 है, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है, DH denote the smallest possible distance between the points of L2 and H। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि यार H अगर यहाँ पे बहुत सारे आपके प्लेन्स हैं तो कुछ प्लेन्स तो X को लाइन को इंटरसेक्ट ही कर जाएंगे ना, कुछ प्लेन्स ऐसे होंगे जो लाइन को इंटरसेक्ट ही कर जाएंगे। इन बहुत सारे प्लेन्स में से कुछ प्लेन्स ऐसे होंगे जो लाइन को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो उन सभी कॉम्बिनेशंस में जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आपका निकल कर आएगा DH, जिसको यहां पर इसने डिनोट किया है, वो तो जीरो ही निकल कर आएगा, वो तो आपका जीरो ही निकल कर आएगा। इनफैक्ट आपके पास में आपको नहीं लगता कि केवल एक ही ऐसा प्लेन होगा जिसमें जीरो नहीं निकलेगा, बाकी समय तो जीरो ही निकलेगा, क्योंकि आपका प्लेन जैसे ही इस लाइन के पैरेलल नहीं है, जैसे ही वो लाइन के पैरेलल नहीं है, तो यहां पे इमेजिन करो कि ये जो पीछे वाला प्लेन मैंने यहां पर बनाया लेट से वो लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। ये वाला प्लेन अगर लाइन के पैरेलल है देन वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये बात समझ में आती है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है लाइन को कहीं पर भी जाके। लेकिन ये भी अगर टेढ़ा वाला प्लेन है तो ये कहीं ना कहीं तो देखो इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि प्लेन आपका खत्म थोड़ी हो रहा है। तो आप यहाँ पे बेसिकली प्लेन को ऐसा आगे तक एक्सटेंड करके इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये पहले इंटरसेक्ट कर चुका है, यहाँ पे कहीं ये यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो भी प्लेन इस L2 के पैरेलल नहीं है वो सभी के सभी इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे DH का यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू उन सभी केसेस में जीरो ही आएगा, राइट। लेट DH डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ L2 एंड H। लेट H0 डिनोट द प्लेन इन X for which DH0 is maximum value of DH। तो ये कहना यह चाहता है कि आप उस प्लेन के बारे में बात करो जहां पे DH की बड़ी वैल्यू आपको मिली है, तो भाई बाकी सब तो जीरो ही हैं, इसलिए जो पैरेलल प्लेन के साथ में आपको यहां पे डिस्टेंस मिलने वाला है ना वो मैक्सिमम ही होगा, उसमें कोई डाउट ही मत रखना,
ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इमेजिन करोगे वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस वही होगा, क्योंकि दैट इज द ओनली नॉन जीरो डिस्टेंस। ठीक है, लेट एच नॉट बी द प्लेन इन एक्स फॉर विच डी एच नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एच एंड एच वेरीज ओवर ऑल प्लेन्स इन एक्स। तो ये जो इसने इतनी पूरी कहानी बताई है ना, मैं आपको समझाता हूं कि आपने इस तरह के सवाल ऑलरेडी जेईई मेन में किस लैंग्वेज के साथ में करके रखे हैं। आपने बेसिकली ये सवाल करके रखा है कि यार मेरे पास में कोई एक प्लेन है जो एक लाइन से पास हो रहा है एंड दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू सम अदर लाइन, एंड दिस प्लेन इज ऑल्सो पैरेलल टू सम अदर लाइन। ऐसा आपने सवाल करके रखा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, क्योंकि आपको यहां पे अगर ये लाइन L1 और ये लाइन L2 का जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं इनको क्रॉस करके भी अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली इसका N2 वेक्टर ही मिल जाएगा, आपको इसका नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा नॉर्मल वेक्टर? क्योंकि नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, प्लेन के पैरेलल आपको दो वेक्टर्स चाहिए होते हैं। अब क्योंकि ये L1 तो प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो तो यहाँ पे प्लेन के पैरेलल है ही है। और फिर यहाँ पर हमने ये भी नोटिस कर लिया कि यार ये जो जिस प्लेन के हम यहाँ पे अभी एनालाइज करने वाले हैं वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो भी एक्चुअली प्लेन के पैरेलल है। तो D1 और D2 का जो क्रॉस करके यहाँ पे वेक्टर आएगा वही आपके रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट कैलकुलेशन दैट इज टू बी डन इज दिस क्रॉस वाला कैलकुलेशन। अब देखो, अब लैंग्वेज ये जब होती है तो जेईई मेन का सवाल होता है, लैंग्वेज ये होती है तो जेईई एडवांस का सवाल होता है। लेकिन अब क्या मतलब यहाँ पे क्लास में कुछ और सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पर जो है थोड़ा सा यूज टू होने की जरूरत डेफिनेटली है ना। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े अच्छे अच्छे सवाल जैसे एक्सट्रीम बैच वगैरह आपका होता है उसके अंदर यही मेन आइडिया होता है कि आपको अच्छे अच्छे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिले। ऑलराइट, चलिए, तो आप यहाँ पर एन कैप जो है, हम एन वेक्टर जो है हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं आईजे के साथ में। हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम इन दोनों लाइंस का ही यहाँ पे क्रॉस करने वाले बेटा, 1 1 1, है ना। क्योंकि इतनी पूरी कहानी डिस्कस करने के बाद में नतीजा यही निकला है। तो आई कैप के साथ में यहाँ पर आपका 1 आया है, फिर माइनस जे कैप के साथ में कितना आ जाएगा, आई कैप के साथ में आपका 1 आया, माइनस जे कैप के साथ में आपका 0 आ जाएगा, एंड के कैप के साथ में कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, राइट। सो आई कैप माइनस के कैप, इस डायरेक्शन में बेसिकली आपका नॉर्मल जाना चाहिए। आपका नॉर्मल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, राइट, और आपका जो ये लाइन 1 है वो अगर प्लेन के ऊपर ही लाई करती है, मतलब ओरिजिन लाई करता है प्लेन के ऊपर, क्योंकि लाइन 1 तो ओरिजिन से पास करती है। लाइन 1 अगर ओरिजिन से पास करती है तो प्लेन भी ओरिजिन से पास करेगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है ना, रिक्वायर्ड प्लेन H0 की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि यार आपका जो पॉइंट है वो तो 0 0 0 ही है, x -0 y -0 एंड z -0। लेकिन आपका जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी कौन सा बहुत बड़ा है, वो 1 0 एंड -1 है। तो 1 0 एंड -1 है इक्वल टू 0। तो आपके यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गया, x - z इक्वल टू 0। ये है आपके प्लेन का इक्वेशन यार। जिस H0 को इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया था वो इतना सिंपल सा एक प्लेन है, x - z इक्वल टू 0, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ऑब्वियसली सारे आंसर हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ DH0 इज व्हाट। तो DH0 मतलब ये क्या कहना चाहता है कि यार इस लाइन का डिस्टेंस उस H0 वाले प्लेन से कितना है, राइट। सो लाइन का डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई से भी एक पॉइंट को पकड़ लो क्योंकि पैरेलल है, राइट। अगर मेरे पास में एक प्लेन है और उसके पैरेलल एक लाइन है तो उसके ऊपर लाई करने वाला जो भी आपका पॉइंट है आप उसको पकड़ लो। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, 0 1 -1। 0 1 -1 से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप निकाल लो, वही आपका आंसर होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे DH0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने 0 डाला, फिर आपने यहाँ पे 1 डालने की जगह नहीं है, -1 डाला मतलब 1 बना, रूट के अंदर a² + b², मतलब आपका यहाँ पर आंसर आ गया 1/√2 के बराबर, ठीक है ना। 1/√2 आपके यहाँ पर पहला मैच कर रहा है, तो आपका यहाँ पर DH0 जो है 1/√2 पे जा रहा है। अच्छा, इस बार हमने ये नहीं किया ना, इस बार हमने इन ऑप्शंस को पहले चेक नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है कहाँ जा चुका है, ओह सॉरी 1/√2 पे जा रहा है ना, 5 पे जा रहा है। 1/√2 मतलब 5 है। ऑलराइट, तो ये 5 वाले ऑप्शंस हैं बेसिकली जिनको हमने यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो मतलब आपका ए ऑप्शन तो कैंसिल ही हो जाता है एंड आपका सी ऑप्शन भी कैंसिल ही हो जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे Q मुझे बताओ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम H0। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम H0, इसने पॉइंट चेंज कर दिया। तो अगर पॉइंट में यहाँ पे लेके चलता हूं, कौन सा वाला पॉइंट है मेरे पास में, 0 1 2। तो 0 1 2 से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात है। तो ये आ जाएगा कितना, 0 1 एंड 2, तो -2 आएगा एंड अंडर के अंदर a² + b² + c², यहाँ पे √2 आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा √2 आंसर। तो आपका जो सेकंड वाला है ना, वो जाएगा √2 पे। तो ये 4 पे जाने वाला जो भी आंसर है वो आप करेक्ट कर लो।
4 पे जाने वाला बी ऑप्शन है, तो इसको करेक्ट कर लो, है ना। चाहते तो वैसे आगे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आर 3 पे जाएगा क्या, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एच नॉट, मतलब मजाक ही चल रहा है, एच नॉट तक आना ही इंपॉर्टेंट था। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1/√2 के बराबर होगा। ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस 0 होगा, सॉरी, क्योंकि ओरिजिन तो इस पे लाई करता है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से डिस्टेंस इसका कितना है, 0 है। 0 मतलब कहाँ है, 3 पे है। 3 है क्या भाई हमारे ऑप्शन में, हाँ है। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड एच नॉट, ठीक है ना। तो ये और भाई चौड़ में यहाँ पर जो है आने की कोशिश कर रहा है, बट क्या ही पूछ रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि x माइनस जेड इक्वल टू 0, ऑलरेडी आपका यहाँ पे एच नॉट आ चुका है, उसके साथ में x इक्वल टू 1 करा दें। अब भाई x इक्वल टू 1 करा दे मतलब z भी इक्वल टू 1 करा दे, लेकिन उसके साथ में y इक्वल टू z भी करा दे, तो y इक्वल टू z करा दे मतलब y भी 1 करा दे, है ना। तो आपके यहाँ पर जो पॉइंट आया है 1 1 1 आया है, तो 1 1 1 का डिस्टेंस ओरिजिन से चाहिए इसका मतलब, तो √3 के बराबर आपके यहाँ पे डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से 1 1 1 का डिस्टेंस, तो लास्ट वाले का 1 पे जाएगा, ठीक है ना। तो करने के लिए हमने यहाँ पे सारे सॉल्व कर लिए। अब जो ऑप्शन यहाँ पे बनाए गए थे वो तो बहुत ही चिंतित है, बस सिनेरियो ही यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अगेन समथिंग विच इज प्रीटी इजी, बट इट डजंट लुक लाइक एन इजी क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली जेईई एडवांस ने अपने लैंग्वेज में इसको यहाँ पर फ्रेम किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2022। नाउ दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसके अंदर थोड़ा एनालिसिस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मी दैट वन क्वेश्चन जिसके अंदर थोड़ा स्फीयर वगैरह यहाँ पे डिस्कशन में आया था, दैट वाज प्रीटी गुड, एंड दिस इज आल्सो प्रीटी गुड क्वेश्चन, जहां पर आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा या करना चाहिए। ऑलराइट, let p1 and p2 be two planes given by this plane and that plane. All right, p1 p2 ये इक्वेशन है। which of the following straight lines can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on p1 and p2? पॉसिबिलिटीज पूछी इन्होंने कि यार आपका यहाँ पे टेट्राहेड्रन आप बनाने की ट्राई कर रहे हैं, आप एक टेट्राहेड्रन बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ऑलराइट, टेट्राहेड्रन फिगर कुछ ऐसा होता है। टेट्राहेड्रन में अब इन्होंने क्या बोला कि यार देखो दो फेसेस तो हमने यहाँ पे आपको फिक्स करके दे दी, ठीक है ना। चलिए बढ़िया बात है। तो यहाँ पे एक प्लेन आपका P1 है, एक प्लेन आपका P2 है। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, let P1 and P2 be two planes given by this and this, which of the following straight lines can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on P1 and P2? P1 P2 जो दो प्लेन्स है, प्लेन्स तो आपके काफी बड़े हैं, है ना। प्लेन्स यहाँ पे मैंने बनाए नहीं है, प्लेन तो बहुत बड़े हैं, हमने डायरेक्टली टेट्राहेड्रन ही बना लिया। अदरवाइज बनाने के लिए मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ता प्लेन, ठीक है ना। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और फिर ये एक हमारे पास में कुछ ऐसा वाला प्लेन हो गया जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। वो अवॉइड कर रहा हूं मैं यहाँ पर बनाना प्लेन, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर थोड़ा फिगर गंदा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टेट्राहेड्रन है, तो टेट्राहेड्रन को ही यहाँ पर देख के चलते हैं, बाकी हटाते हैं। तो मान लो कि आपका प्लेन 1 है, आपका प्लेन 2 है, राइट। तो कौन से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एज हो सकती है, तो यहाँ पे देखते से हमें लगता है कि देखो यहाँ पर एक एज तो ऑब्वियसली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हम यहाँ पे सवाल भी कर चुके होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर बच्चे स्टार्ट इस क्वेश्चन के लिए अगर करना चाहेंगे तो यहीं से करना चाहेंगे कि यार वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर कमेंट करना चाहेंगे। उनको एक्सपेक्टेड है कि यार यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का कहीं ना कहीं जिक्र चारों में से रहा होगा। ऑलराइट, एंड टू डू दैट वो क्या करेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन वेक्टर आपका आता है वो इनके नॉर्मल के परपेंडिकुलर जाता है। मतलब P1 और P2 का जो नॉर्मल वेक्टर है उनका क्रॉस करके आपको क्या मिलता है, P1 P2 के जो नॉर्मल वेक्टर्स उनका क्रॉस करके आपको इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर आपके इसमें 5 है, और यहाँ पर आपके इसमें 4 है। ऑलराइट, अगर आप इसको ओपन करते तो आई कैप के साथ में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा, है ना, राइट। फिर माइनस जे कैप के साथ में आपको क्या मिलता है, माइनस जे कैप के साथ में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 40, एंड देन आपके इसमें यहाँ पे 24 आ रहा है, राइट। एंड देन के कैप के साथ में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये आ रहा है 50 और उसके साथ में 30। ऑलराइट, सो काफी बड़े बड़े आपके यहाँ पे वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं। तो एक तो 0 है मेरे पास में, एक -64 है, एंड मेरे पास में यहाँ पे 80 है, राइट। आई कैन सिंप्लीफाई दिस डाउन अ बिट, एंड मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि देखो आप यहाँ पे इसको अभी डिवाइड कर दो, है ना। किससे डिवाइड कर लोगे, 16 से डिवाइड कर लो। 16 से अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लोगे तो ये डायरेक्शन कैसे लिखी जा सकती है, 0, -4 एंड 5 के जैसे, राइट। तो आपकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका ये डायरेक्शन होना चाहिए। अब ये देख के हमें थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि इस डायरेक्शन का हमारे पास कोई भी लाइन एक्चुअली ऑप्शन में गिवन नहीं है। मतलब एक्चुअली ये कैलकुलेशन साइड में जो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करके यहाँ पे अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में वो आपसे ये करवाना नहीं चाह रहा है।
वो एक्चुअली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट ही नहीं करवाना चाह रहे हैं। ऑप्शन में हमारे पास में 0, -4, 5 जैसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो भी करवाना क्या चाहता है, ये क्रिटिकल एनालिसिस बस यहां पे करवाना चाहता है कि आप सोच के बताओ कि कौन सी हो सकती है। क्योंकि यहां पर इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस कैन भी बोला है, एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन भी बोला है। समझ रहे हो, मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि यहां पर ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं ये किसी एक ही टेट्राहेड्रन के सारे एजेस हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आप यहां पे अगर नाम दे दो इसको ए, मतलब ऊपर मैंने यहां पे ए दे दिया, नीचे BCD दे दिया, तो यहां पर जो बेसिकली आपको दिख रहे हैं एजेस, उनमें से ही कुछ एजेस के यहां पे नाम निकाल के बताना है। ये सारे के सारे ऑप्शन सेम टेट्राहेड्रन के एजेस होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे प्लेन डिफाइन किया है तो मैं तो बहुत अलग अलग टाइप के टेट्राहेड्रन यहाँ पर बना सकता हूं। और मुझे कैन बी के ऊपर कमेंट करना है, मतलब मुझे केवल पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे एनालाइज करना है ना इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो कैसे होने वाला है, आप फिर यहाँ पे देखो एनालिसिस करना स्टार्ट करो तो करो, फिर यहाँ पे फिर एक एक करके हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि यार क्या क्या पॉइंट्स हैं ये, है ना। तो यार देखो ये वाली जो लाइन जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है 111, राइट। तो लेट अस फर्स्ट चेक कि यार 111 आपके दोनों प्लेन में से कहीं ना कहीं किसी पे लाई करता है, क्योंकि कुछ तो एनालिसिस यहाँ पे करना पड़ेगा लाइन और प्लेन के लिए। यहाँ पे कुछ तो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये लाइन का फेवरेट पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन पे भी, दोनों प्लेन पे लाई करता है, तो बड़े में मजा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे डाल के देखते हैं, तो आपके इसमें क्या आता है 111, है ना। तो यहाँ पे 10, 15, 12, 60 के साथ में कैंसिल, देखो नहीं हो रहा, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे -2, 5, 4, फिर से यहाँ पर जो है 20 के साथ में कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब 111 जो है आपके दोनों ही प्लेन के ऊपर लाई नहीं करता, राइट। और ये जो डायरेक्शन है इसके बारे में हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चलिए यहाँ पर पहले पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे पूरी बात कर लेते हैं। आपका ये जो 111 है ये तो अभी मतलब दोनों ही प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है। अगला वाला पॉइंट जो है ये कौन सा है, 600 वाला आपका पॉइंट है। 600 लाई कर रहा है कि अगर आप ध्यान से देखें तो हाँ ये पहले वाले प्लेन को एक्चुअली सेटिस्फाई करता है। 600 फिर 60 से सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, जबकि इस पे लाई नहीं करता, इसके ऊपर तो -12 और यहाँ पे -20 बनेगा, राइट। तो ये वाला पॉइंट एटलीस्ट किसी एक प्लेन P1 के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट आपको मिला है, राइट। अच्छा, फिर यहां पे अगर मैं आगे देखता हूं तो ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारे पास में, 040 वाला पॉइंट है, राइट। 040 की बात करते हैं तो 0, 4 एंड 0, तो यहां पे ये इसके ऊपर एक्चुअली लाई कर जाएगा क्योंकि ये P1 के ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है, एंड 040 एक्चुअली सेकंड के ऊपर भी लाई कर जाएगा। तो 040 इज समथिंग जो प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों पे ही लाई करता है। और यहां पे आपका जो पॉइंट है वो कौन सा है, इंटरेस्टिंग यहां पर भी 040 है, तो 040 ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे। इफ यू वांट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है ना, कि 040 दो ऑप्शंस में है। तो 040 अगर यहाँ पे दोनों के ही ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करने वाला आपका पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कहीं उसको इमेजिन करो, आपको यहाँ पे सहूलियत मिलेगी, ठीक है ना, कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी है और कोई एक वर्टेक्स भी यहाँ पर आप उसको मान लो, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि यार ये आपके किसी एज का इक्वेशन है, अगर इन चारों में से आपके उसमें जो आ रहे हैं अगर वो इनमें से किसी एज के इक्वेशन है ना, एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन, तो यार मतलब वो एज का इक्वेशन है तो वर्टेक्स से बेसिकली कहीं ना कहीं पास हो रहा है, ऐसा आप यहाँ पे इसको वर्टेक्स यहाँ पे इमेजिन करो, आपके लिए सहूलियत होगी यहाँ पे आगे डिस्कशन में। तो जैसे आप यहाँ पे बोलते हो कि यार आपको यहाँ पे अब इससे पास होने वाला है ना डिस्कशन करना है, तो अगर आप यहां से अपनी एजेस के बारे में अगर सोचेंगे तो उसके अंदर क्या क्या खास बात हो सकती है, या तो वो एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही होना चाहिए, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी मना कर चुके हैं, क्योंकि यार लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन में देखो कुछ नहीं जा रहा, राइट। तो ये आपकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये भी आपकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन क्या ये इस तरह का कोई सामने वाला जो एक एज है क्या ये हो सकता है, या फिर ये जो ऊपर जाने वाला एज है क्या ये हो सकता है, इसको अब आपको एनालाइज करना है। तो एनालाइज कैसे करेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर तो आपका ये पॉसिबिलिटी है, अगर तो ये वाला लाइन आपका पॉसिबिलिटी है, देन इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो P2 प्लेन के नॉर्मल के साथ में परपेंडिकुलर होना चाहिए। या फिर अगर ये वाला एज आपके लिए पॉसिबिलिटी है तो इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो P1 प्लेन के साथ में 90 डिग्री पे होना चाहिए। ऑप्शन चेकिंग ही यहां पर हम कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर इन्होंने कैन भी बोला है। पहले तो इस बात के साथ में आप यहां पर थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करें, हम एक एक करके यहां पे ऑप्शन चेकिंग ही करना चाह रहे हैं। अभी हम यहां पे सी और डी के ऊपर फोकस करें, अगर आप चाहो तो किसी एक को ही पकड़ लो, कोई बात नहीं, आप सी को ही पकड़ो केवल, है ना, डी को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप सी को अगर यहां पे अभी देखते हैं तो आपके पास में 040 से पास होने लाइन है, इतनी तो गारंटी है। अब अगर तो यहां पे ये जो हमारे पास में डायरेक्शन आया है इसका डॉट 10, 15, 12 के साथ में
या फिर -2 5 4 के साथ में। अगर तो 0 हो जाता है मतलब ये लाइन आपके या तो प्लेन 1 में लाई करेगी या फिर प्लेन 2 में लाई करेगी। करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि अंडरस्टैंडिंग और बेटर बिल्ड हो पाए। सो -2 10 मतलब -20, फिर 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में 75, एंड 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई किया मतलब 48। तो ये तीनों का डॉट, ये तीनों वैल्यूज को यहां पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास में 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर के लिए डॉट को 0 करते हैं, ये समझने की कोशिश करो। -2 आई कैप, 5 जे कैप, 4 के कैप, 10 आई कैप, 15 जे कैप, 12 के कैप का हमने यहां पे डॉट किया, यहां से नॉर्मल उठाए, यहां से डायरेक्शन उठाए, और वो डॉट 0 नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या गारंटी दे रहा है? ये जो लाइन आपने सी ऑप्शन में दी है वो लाइन प्लेन 1 में तो लाइन नहीं करती, वो लाइन प्लेन 1 में तो लाए नहीं करती। अब हम इसी लाइन को प्लेन 2 के साथ में एक बार चेक करके देखते हैं। तो -2 को -2 के साथ में मतलब +4, 5 को 5 के साथ में मतलब 25, और ये 16, ये तो सारे पॉजिटिव हो गए, तो ये भी 0 नहीं हो रहा है। मतलब ये जो आपका लाइन है जिसको आपने सी ऑप्शन में अभी यहां पे देखा है, ये प्लेन 2 पे भी लाई नहीं करती। 040 से एक ऐसी लाइन हमने बनाई है जो ना ही प्लेन 1 पे लाई करती है ना ही प्लेन 2 पे लाई करती है, मतलब वो कहीं हवा में है। अगर वो कहीं हवा में है तो वो आपका एज नहीं हो सकता, क्योंकि एज हमें यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। 3 अलग अलग एज हमारे पास में है, या तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग यहां से एक लाइन जा सकती थी, या फिर प्लेन 2 के ऊपर हो सकती थी, या फिर प्लेन 1 के ऊपर हो सकती थी। जो भी हमने यहां पे डॉट करके देखा और यहां पे 0 वैल्यू क्योंकि हमें नहीं मिली है, ये गारंटी कर रहा है कि यार ये इन तीनों में से किसी भी सिनेरियो के साथ में अलाइन नहीं है, मतलब ये आपको ऑप्शन नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी अगर आपको दिक्कत आई है आप एक बार फिर से अगले वाले को यहां पर एक बार एनालाइज करके देखिए, क्योंकि हम 040 को ही एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। इस बार फिर से 040 से पास होने वाली लाइन का हम एनालिसिस कर रहे हैं। इस बार जो डायरेक्शन हम यहां पे पकड़ के चलेंगे वो कौन सी है? 1 -2 एंड 3 है। 1 -2 एंड 3 का फिर से हम यहां पे प्लेन 1 के जो नॉर्मल है उसके साथ में डॉट करके देखते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 -30, और ये आ जाएगा आपका 36। फिर से ये आपका डॉट 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये जो लाइन है ये प्लेन 1 पे तो लाइन नहीं करती। ये जो भी लाइन यहां पे हम ड्रॉ करने की सोच रहे हैं प्लेन 1 पे लाइन नहीं करती। लेकिन अगर मैं यहां पे अब सेकंड वाले के साथ में डॉट करता हूं तो देखो कितना आता है? -2 आता है, -10 आता है, एंड यहां से आपके पास में 12 आता है। क्या क्या है हमारे पास में? -2 है, हमारे पास में -10 है, एंड +12 है, और यहां पे आपके पास में वैल्यू फाइनली क्या आई है? 0 आई है। क्योंकि इस डायरेक्शन का इसके नॉर्मल के साथ में डॉट करके 0 आया, ये क्लियरली मेंशन करता है कि ये जो आपके पास में लाइन है ये प्लेन 2 पे लाई करने वाली लाइन है। ये अगर प्लेन 2 पे लाई करने वाली लाइन है मतलब आप यहां पे उसको इस तरह से कुछ इमेजिन कर सकते हैं। ये वाला जो आपका लाइन जा रहा है ये डेफिनेटली इस तरह का कोई एज हो सकता है टेट्राहेड्रन का, ये एज हो सकता है किसी एक टेट्राहेड्रन का। कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। ये चीज आपको इस क्वेश्चन में एनालाइज करनी थी, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं 600 वाले पॉइंट की। अब 600 आपका जो पॉइंट है हमने क्या यहां पे डिस्कस किया था कि 600 आपका एक्चुअली पहले वाले पे लाई करता है लेकिन दूसरे वाले पे लाई नहीं करता। अगर आप यहां पे इसको मार्क करना चाहते हो तो आप कहां पे मार्क कर सकते हैं? लेटर से आप यहां पे कहीं इसको मार्क कर सकते हैं 600 क्योंकि है प्लेन 2 पे लाई नहीं करेगा लेकिन प्लेन 1 पे लाई करेगा। अब यहां से जो आपके एजेस निकल रही है वो कैसी है, इनको एक बार फिर से ध्यान से देखें। या तो वो एज आपकी प्लेन 1 पे लाई करेगी या फिर वो हवा में होगी। तो ये प्लेन 2 के साथ में तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, आप तो इसके अंदर बस ये चेक करोगे प्लेन 1 के अलॉन्ग वो है या नहीं है। मतलब -5 2 3 का डॉट आप यहां पे करके देखो 10 15 एंड 12 के साथ में, ठीक है ना। तो -50 आएगा, 30 आएगा, एंड यहां से आपका 36 आएगा, वेस्ट है। डॉट तो आपका यहां पे 0 नहीं हो रहा। मतलब कौन कौन सी एज नहीं हो सकती? ये जो बेसिकली 600 से आपने एक लाइन लिखने की कोशिश करी है वो इस तरह का या इस तरह का एज तो नहीं हो सकता, लेकिन तब भी इस तरह का एज तो हो ही सकता है ना। ये जो हवा में यहां पर आपका एक एज बना है किसी तो टेट्राहेड्रन का ये वाला एज हो सकता है एज पर द गिवन कंडीशन। मतलब क्योंकि हमारे पास में एक एक्स्ट्रा यहां पर जो है हवा में भी एक एज बना हुआ है, राइट। तो आपका बी ऑप्शन भी यहां पर इसका मतलब करेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहली बात तो 111 यहां पे दोनों ही प्लेन्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा, 040 दोनों पे लाई कर रहा था, एंड 600 ये 600 वाला जो आपका यहां पे पॉइंट है ये P1 पे लाई कर रहा था। लेकिन 111 तो दोनों पे ही लाई नहीं कर रहा है।
और इसका जो डायरेक्शन है आप यहां पे डॉट करके देखो, 005 का डॉट चाहे इसके साथ में करो या चाहे इसके साथ में करो, 10 15 12 के साथ में करो, चाहे आप यहां पे -2 5 4 के साथ में करो, 005 का डॉट तो दोनों ही के साथ में 0 नहीं आ रहा। मतलब ये वाली लाइन ना ही प्लेन 1 में लाई कर रही है, ना ही प्लेन 2 में लाई कर रही है। मतलब ये कोई हवा वाली लाइन है, हवा में है कोई तो ये लाइन, तो ये हो सकती है ना, वो ये वाली लाइन हो सकती है, क्या दिक्कत है। अगेन इस बात का ख्याल रखें कि आपको अगर ये डाउट है कि सर अभी तो हमने बी ऑप्शन के अंदर इस लाइन को यहां पे कंफर्म किया है, आप फिर से इस लाइन को कैसे कंफर्म कर रहे हैं और इसको सही बोल रहे हैं, तो सवाल पूछने का तरीका आपको यहां पर अभी फिर से एक बार समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे पास में कोई तो एक रैंडम लाइन है, तो क्या कोई एक रैंडम सी लाइन इस टेट्राहेड्रन का एज हो सकती है क्या, जिसके अंदर बस इतनी ही कंडीशन है कि आपके दो फेसेस P1 P2 पे लाई कर रहे हैं, तो हाँ एक रैंडम सी लाइन इसका एज हो सकती है। फिगर में हमने अभी इसके पहले भी बी ऑप्शन के लिए भी इसी पर्टिकुलर एच को यहां पर जो है एग्री करवाया था, लेकिन क्वेश्चन आप यहां पे फिर से अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ही कोई आप बात करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन कैन बी, हो सकती है, एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन। तो यहां पे फिगर भले ही मैंने एक बनाया, लेकिन हो सकता है कि ये जो है किसी एक दूसरे टेट्राहेड्रन का एज है, और ये जो मैंने यहां पे एक्सेप्ट किया है ये किसी दूसरे टेट्राहेड्रन का एज है। तो इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप यहां पे अगर बस इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यार आपको कैसे एनालाइज करना है गिवन डेटा को, तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। एंड मुझे लगता है कि ये एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट फील होता है, क्योंकि एक बार के लिए अगर कैलकुलेशन हमें पता हो कि यार ये 4 स्टेप करके आंसर आएगा, तो वो एक्चुअली ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, राइट। लेकिन इस तरह की डिस्कशंस एक्चुअली ज्यादा समय ले लेते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको यहां पर जो है ये क्लैरिटी आई है इसके ऊपर, बट मैं तब भी यहां पर गारंटी करूंगा कि अगर आप खुद से बैठ के सोचोगे तो ये और भी ज्यादा आपको यहां पे क्लिक करेगा। ऑलराइट, कैसे स्टार्ट करना है मैंने आपको यहां पे समझा दिया है। आप पहले यहां पे पॉइंट्स को नोटिस कर लो कि यार कौन सा पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट नहीं लाई कर रहा है। एंड देन अगर लाई कर रहा है दोनों पे, तो आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो प्लेन 1 प्लेन 2 के डायरेक्शन में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए था, इसलिए इसको मना कर दिया, इसको हाँ कर दिया। फिर अगर ये किसी एक पे ही लाई कर रहा है, तो या तो उसी प्लेन के अलॉन्ग होना चाहिए एज आपका, या फिर एकदम ही रैंडम से डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये रैंडम से डायरेक्शन जा रहा था, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर यहाँ पे तो पॉइंट भी हवा में था और डायरेक्शन भी रैंडम सी थी, तो इसलिए इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, एक्सप्लेन करते समय मैंने यहाँ पर काफी समय लिया है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे किसी को अगर सच में चमक रहा है, तो ये सच में यहाँ पर क्योंकि बातें ही करनी है, तो अंडर 2 मिनट्स भी यहाँ पर बच्चा इसको आंसर करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। 2 मिनट्स नहीं, बट मे बी 4 मिनट्स। बट यहाँ पे एनालिस एक एक को, आप यहाँ पे अगर एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना चाहो तो 1-1 मिनट के अंदर तो एनालिसिस हो ही सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसे भी सवाल आपके जेईई एडवांस के अंदर देखे गए हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, यू विल रियलाइज कि इसके अंदर क्या यहाँ पे जेईई एडवांस ने कारनामा किया है। फिर से सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी सवाल है ना, लेकिन इन्होंने यहाँ पर काफी एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे काम कर दिया है। लेट एस बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन गिवन टू अस। अब यहाँ पे जो इन्होंने प्लेन दिया है, इसके अंदर इन्होंने 2 आपके पैरामीटर्स यूज कर लिए हैं, ये इस क्वेश्चन की खास बात। जबकि हमें इस तरह से देखने की आदत नहीं, हमें तो यहाँ पर जो है लैम्डा म्यू कोई एक पैरामीटर दिख रहा होता है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन होता है, हाँ सॉरी, प्लेन का इक्वेशन में एक्चुअली आपको यहाँ पर डॉट के साथ में देखने का आदत होता है ना, तो वो तो यहाँ पर हमें एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें डेफिनेटली करने पड़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या करना होगा। where t and p are real parameters and I, J, K are unit vectors along the 3 positive coordinate axis if the positive vector of q and s are this। तो यहाँ पर इसने q तो आपको दे ही दिया। देखो अब यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास में एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन दे दी है, उसने अपने हिसाब से बोल दिया कि ये है प्लेन, उसने बोल दिया कि ये है, अब आप देखो कि ये क्या है, ठीक है ना। आपने एक इक्वेशन यहाँ पर देख ली है, आपको यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट भी उसने पूरी तरह से दे दिया है, 10, 15 एंड 20 है ना, 10, 15, 20 उसने q का कोऑर्डिनेट दे दिया है। आपका जो अल्फा बीटा गामा है वो इसी का रिफ्लेक्शन है। तो यार आपके इसमें प्लेन है, पॉइंट है और रिफ्लेक्शन पूछा है, तो स्टैंडर्ड ही सवाल हो गया, है ना। यार आपका यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कितना होगा, मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट चाहिए उसको, इमेज का कोऑर्डिनेट उसको चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्टेबली इमेज कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्लेन अवेलेबल होगा तब। बस उतना ही एनालिसिस यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आप कर पाओगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको पहले तो ओपन करके अपने पैरामीटर्स को यहाँ पर जो है कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने नोटिस करना चाहिए कि देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर टर्म जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ये डायरेक्टली के कैप आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। देन टी पैरामीटर के साथ में आपको क्या क्या मिल रहा है, टी पैरामीटर के साथ में माइनस आई कैप मिल रहा है, एंड देन आपको जे कैप भी मिल रहा है।
तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप आपके टी के साथ में आता है, एंड देन आपका जो पी पैरामीटर है उसके साथ में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, माइनस आई कैप है, ये साइन का ध्यान देना, माइनस आई कैप है, एंड देन यहां से आपका के कैप है। ऑलराइट, इस तरह से यहां पर जो है किसी एक प्लेन को इसने डिफाइन करने की कोशिश करी। तो अब यहां पे आप क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं के कैप को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो आर वेक्टर माइनस के कैप एक नया वेक्टर आप इमेजिन करो, और अब देख के ऐसा लग रहा है कि आप यहां पे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स की मदद से लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, सोच के देखो, आर आपका वेरिएबल पॉइंट है, आर माइनस के कोई तो एक वेक्टर है, ठीक है ना, लेकिन उस आर माइनस के वेक्टर को आप यहां पे टी टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टी टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर के फॉर्मेट में लिख पा रहे हो। इसका मतलब ये जो आर माइनस के वेक्टर है ये कौन से प्लेन में लाया करता है, ये इन्हीं दोनों के प्लेन में लाया करता है। ये जो आपके इसमें एक वेक्टर है माइनस आई प्लस जे, और एक जो दूसरा वेक्टर है आपका माइनस आई प्लस के, इनसे बनने वाला जो प्लेन है इन्हीं के प्लेन में क्या लाया करता है, आर माइनस के कैप भी लाया करता है, तभी यहां पर आप ये इक्वेशन लिख पा रहे हो। तो आप यहां पे क्या बोलते हो कि यार चलो इस प्लेन के बारे में मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अगर आपका नया जो वेक्टर है वो भी अगर यहीं पे कहीं लाया करता है, तो क्यों ना मैं अभी इन दोनों को क्रॉस करके इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लूं। अगर मेरे पास में नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नॉर्मल वेक्टर जो है वो इस आर माइनस के तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये इसके अंदर जो है आपको काम करना है, इन दोनों का क्रॉस करना है ताकि आपको नॉर्मल वेक्टर निकालते आए। तो नॉर्मल वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, उसके साथ में आ रहा है आपके इसमें -1 1 एंड 0, एंड नीचे आ रहा है आपके इसमें -1 0 एंड 1। तो एन कैप की वैल्यू आपकी क्या बनती है यहाँ पे, एन वेक्टर आपका क्या बनता है, आई कैप के साथ में आपका 1 आ रहा है, माइनस जे कैप के साथ में आपका -1 आ रहा है, एंड देन के कैप के साथ में आपका +1 आ रहा है। ठीक है ना, तो मतलब ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही हो गया अल्टीमेटली। ऑलराइट, सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच योर नॉर्मल इज सपोज टू गो। नॉर्मल आपका यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो मैं तो कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो यहाँ पे इसके साथ में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट यहाँ पे 0 करना चाहता हूं, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव मी माय इक्वेशन। आर वेक्टर माइनस के कैप जो है इसका डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ में 0 हो जाना चाहिए, राइट। एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन, अगर आप यहाँ पे इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप लिखते हैं, जेड के कैप, सॉरी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जब डॉट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या इक्वेशन मिल जाएगी, आपको इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज द प्लेन जो आपको यहाँ पे अभी पता नहीं था, आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके उसको यहाँ पे पता किया, एंड नाउ आई गेस इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। जेईई मेन में भी नहीं आते इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो वैसे, है ना, जो अभी बन चुका है ना, ऑब्वियसली ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, लेकिन अब जो बन चुका है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है आगे का कैलकुलेशन, क्योंकि फॉर्मूला ही बस इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज द पॉइंट एंड द प्लेन इज बेसिकली दिस, x प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा गामा आपके यहाँ पर जो निकलेंगे वो कहाँ से आएंगे, वो इस फॉर्मूले से आने वाले हैं, x माइनस 10 अपॉन 1 y माइनस 15 अपॉन 1 z माइनस 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस दैट, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 25 45 एंड 44, है ना, -1 करके 44 अपॉन कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3 आ रहा है, राइट। तो एक एक करके बस आप यहाँ पे अपने x y z को कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 10 माइनस 88/3, y आ जाएगा 15 माइनस 88/3, एंड आपका जो z है वो आ जाएगा 20 माइनस 88/3। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज द फाइनल एक्स वाई जेड के वैल्यूज। आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है यही आपके अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना। आपका अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 30 सब्ट्रैक्ट करके -58/3, फिर यहाँ पे आपके इसमें 45 सब्ट्रैक्ट करना है, 45 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके इसमें आ जाएगा -43/3, एंड यहाँ पे आपने 60 सब्ट्रैक्ट करना है तो गामा आपके इसमें आ जाएगा -28/3, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज आए हैं, इनको ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस को चेक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू 3 करके आप यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा इंटू 3 अगर आप यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 100 एंड 101, है ना, -101 एकदम सही आंसर आपके यहाँ पर आ रहा है। गामा प्लस अल्फा या बीटा प्लस गामा जो भी आपको करना है, बीटा प्लस गामा आप एक बार करके देख लें, ठीक है ना। बीटा प्लस गामा अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपके इसमें कितना आ जाएगा 60 70 एंड 71 -71, है ना, ये भी एकदम से मैच कर रहा है, एंड वैसे आपका ये वाला ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, लास्ट वाला नहीं करेगा। आपके ABC यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स इसलिए बनते हैं, ठीक है।
ऑलराइट, व्हाट एल्स वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2021। ये वाला सवाल भी आपका एक्चुअली काफी इजी सवाल है। देखो इसको कैसे आप टारगेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन स्टेम पैटर्न में यहाँ पर सवाल है जिसके अंदर आपको क्या होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे इंटीजर टाइप में यहाँ पर या न्यूमेरिक पैटर्न में यहाँ पर आंसर्स देने होते हैं रादर देन हैविंग ऑप्शंस का यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है ना, ऑप्शंस का सपोर्ट नहीं है, बट दैट इज अगेन नॉट एन इशू, क्योंकि हम तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर वैसे भी आंसर मार्क कर रहे हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी रियल नंबर्स सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि यार कंसिस्टेंट इक्वेशंस अगर आपको यहाँ पे मिलती हैं तो दो तरीके से मिल सकती हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट ही कहते हैं और यूनिक सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट ही कहते हैं। अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि आपके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के जो यहाँ पे वैल्यूज हैं वो तो एंटायरिटी में आपको वैसे भी पता ही है। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा पहले यहाँ पे लिख लो तो आपको काफी फायदा मिलेगा। डेल्टा आपके इसमें यहाँ पर क्या आने वाला है 1 2 3, उसके बाद में यहाँ पे 4 5 6 एंड देन यहाँ पे 7 8 एंड 9 है ना। तो ये क्योंकि आपके एक एक करके सारे वैल्यूज इन्होंने लिख दिया बस, मतलब ये क्या है आपका डेल्टा जीरो क्रिएट होने वाला है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो कि कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और यहाँ पे कॉलम 2 कर लो। ठीक है ना, या कॉलम 1 भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अगर जो है कॉलम 2 को पहले सब्ट्रैक्ट करवाते हो तो यहाँ पे 1 1 1 बनेगा, एंड देन कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कराते हो तो यहाँ पर भी 1 1 1 बनेगा। तो दो आपके यहाँ पर जो बेसिकली कॉलम्स है वो इक्वल आ जाएंगे, तो डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 आने वाली है। नाउ डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्योंकि आपकी 0 आती है, डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 आती है, तो देखो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन ये कौन सा वाला कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये फिर इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो आपके डेल्टा इक्वल टू 0 पे क्योंकि नो सॉल्यूशन भी बन सकता है, तो आपको यहाँ पे इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं वो काफी क्लेवरली यहाँ पर जो है सिलेक्ट करने पड़ेंगे, या रैंडमली आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज नो सॉल्यूशन के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं, राइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की गारंटी करने के लिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपके उसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं इस तरह के प्लेन की इक्वेशन की मदद से, है ना, तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा प्लेन का यहाँ पर आप लॉजिक इस्तेमाल करो। आपके इसमें यहाँ पर जो तीनों इक्वेशंस हैं ये प्लेन की ही इक्वेशंस है, राइट। एंड हमें पता है कि देखो यहाँ पर फिर से वो डोर वाला एग्जांपल आप ले सकते हो या बुक वाला एग्जांपल ले सकते हो। अल्टीमेटली फैमिली ऑफ प्लेन्स बनती है जब तीनों प्लेन्स की मदद से, तो आपका यहाँ पर जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन अच्छे तरीके से निकलता है। ठीक है ना, तो फैमिली ऑफ प्लेन बनने का मतलब क्या है कि हम दो प्लेन की मदद से तीसरे प्लेन को लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करो कि हम यहाँ पे अगर पहले और आखिरी वाले प्लेन को ऐड करें तो आपको 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला प्लेन मिल रहा है क्या, है ना। इन दोनों को ऐड किया तो 8 आया, इसका डबल है। इन दोनों को ऐड किया तो 10 आया, इसका डबल है। इन दोनों को ऐड किया तो 12 आया, इसका डबल है। मतलब मैं बीच वाले को डबल करके अगर यहाँ पे कंपेयर करता हूं तो ये पहले और आखिरी वाले प्लेन के सम के बराबर आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये काम हो रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए राइट हैंड साइड में भी यही काम होना चाहिए। अगर आपने ये काम नहीं किया राइट हैंड साइड में तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला सिनेरियो मिलेगा जो हम नहीं चाहते हैं, राइट। तो आपको राइट हैंड साइड में भी यही काम करना है, प्लेन 1 से अल्फा उठाना है, प्लेन 3 से गामा -1 उठाना है, और यहां से आपको 2 टाइम्स कर देना है बीटा का। सो दिस इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। सो अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बेसिकली अपना फाइनल इक्वेशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे m डिफाइन किया है। m रिप्रेजेंट्स द डिटरमिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स के अंदर अल्फा बीटा गामा आपको मिल रहे हैं, है ना, एंड क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, हमें उनके लिए केवल एक रिलेशन ही पता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं जब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना, आपने भी करना चाहिए, जब यहाँ पे डिटरमिनेंट ओपन करूंगा तो शायद ऐसा ही कुछ कंडीशन बन जाना चाहिए, तो मेरा यहाँ पे आंसर तभी आ पाएगा, राइट। सो लेट अस ट्राई दैट। आपका पहला सवाल भी एक्चुअली क्योंकि वही है कि यार आपका m का डिटरमिनेंट कितना होगा। तो m के डिटरमिनेंट को अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो तो अल्फा के साथ में आपको कितना मिलता है, 1 मिलता है। फिर -2 के साथ में आपको क्या मिलता है, बीटा मिलता है, एंड देन आपका जो गामा है उसके साथ में आपको क्या मिलता है, +1 मिलता है, राइट। तो कितना आ गया, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा, एक्जैक्टली वही आ गया। तो इसका आंसर आप यहाँ पे डायरेक्टली 1 बता सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, लेट P बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोस अल्फा बीटा गामा फॉर विच द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, राइट। तो हम यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा के प्लेस में x, बीटा के प्लेस में y एंड गामा के प्लेस में z डाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर इन्होंने करने के लिए बोला है कि कौन से प्लेन की बात चल रही है, तो यहाँ पे x - 2y प्लस z -1 इक्वल टू 0 प्लेन की बात चल रही है। ठीक है ना, लेट P बी ए प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा, है ना, तो ऑब्वियसली कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा फॉर विच द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, and d be the square of the distance of the point this from the plane, right.
तो हमारा डिस्टेंस जो है लेट अस से मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पे कैपिटल डी बनने वाला है, राइट। सो एल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0 1 0 से, यह आ जाएगा 0 -2 एंड -2 एंड 0 -1, है ना। पहले तो सब्स्टिट्यूट कर दिया पॉइंट इसके अंदर, एंड अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब नीचे 6 आ गया। तो ये डिस्टेंस आया है, ये कितना है 3/√6 के बराबर है। लेकिन ये तो l डिस्टेंस है, आपको क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, है ना, स्क्वायर ऑफ दिस। तो आपका d का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/6 के बराबर आ जाएगा, मतलब ये 3/2 मतलब 1.5 बनेगा। एंड ये आपका जो क्वेश्चन था ये न्यूमेरिक पैटर्न का ही था, तो यहाँ पे डेसिमल में आंसर एक्सेप्टेबल थे और डेसिमल में ही आंसर आया भी है। तो 1.5 ही एक्चुअली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। ऑलराइट, तो आपका सवाल देखो यहाँ पर जो है कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे हम यहाँ पे बस बातें करते जा रहे हैं और आंसर निकल रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले देखे गए हैं। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिस फ्रॉम 2020 एंड 2020 में आपके यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसके अंदर भी कोई मेजर कैलकुलेशन आपको नहीं देखने के लिए मिली है, राइट। लेकिन एनालिसिस फिर से यहाँ पर अच्छा है इसके अंदर। L1 एंड L2 बी फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस आपको यहाँ पर दे रखी है। सपोज दिस लाइन लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 L2 वाले प्लेन में ही यहाँ पर लाइन लाई करती है, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, और भी अच्छी बात है, ठीक है। इफ द लाइन L बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो बाइसेक्टर की इक्वेशन मतलब L जो है उन दोनों लाइंस के बाइसेक्टर की इक्वेशन, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, बस आपको इतना ही एनालाइज करना था। एंड दिस मेक्स इट अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू एनालाइज, क्योंकि देखो आपके उसमें यहाँ पर जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होगा, है ना। इन्होंने हालांकि बोल रखा है कि लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 L2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर वैसे भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता ही है। दूसरी बात यहाँ पे अच्छी क्या है कि इसमें एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना ही नहीं है। 101 101 दोनों में यहाँ पर जो उसने इक्वेशन लिखी है वो 101 पॉइंट की मदद से लिखी है, मतलब यही आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की है। तो 101 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। 101 अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हम यहाँ पे अब जो है इस लाइन के बारे में कुछ यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं क्या। देखो आपकी ये जो लाइन है ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है ना। तो अब एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, तो मुझे बताओ यार इन दोनों का डायरेक्शन एक्चुअली जा क्या रहा है। जो आपका यहाँ पे लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर है वो i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप जा रहा है। एंड जो लाइन 2 का डायरेक्शन वेक्टर है, क्योंकि इनका ही एंगल बाइसेक्टर निकालना है, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में जाना चाहिए एकदम से, वो है -3i कैप, उसके बाद में -j कैप एंड प्लस k कैप। सो अच्छी बात क्या है कि d1 d2 दोनों ही वेक्टर्स जो यहाँ पर इन्होंने दिए हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड √11 के बराबर है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और आपको उनके एकदम बीचों बीच से एक रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए होता है, तो आप डायरेक्टली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब हमें क्योंकि एक्यूट एंगल वाले डायरेक्शन में जाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐड करके फायदा हो रहा है या सब्ट्रैक्ट करके फायदा हो रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा कि हमने जो भी यहां पे डायरेक्शन मार्क करी है d1 वेक्टर की और d2 वेक्टर की, क्या उनके बीच में एक्यूट एंगल है या नहीं। और वो पता चलता है d1 डॉट d2 के साइन से कि d1 डॉट d2 कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो d1 डॉट d2 अगर आप यहां पे करते हैं तो ये होता है आपके उसमें -3, फिर होता है +1 एंड देन होता है +3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो d1 डॉट d2 अभी यहां पर हमने जिस तरह से यहां पे एंगल्स मार्क करके रखे हैं, राइट, इनके बीच का जो एंगल आएगा यही वाला एंगल एक्चुअली आपका एक्यूट एंगल है। और यही वाला एंगल अगर आपका एक्यूट एंगल है तो आपको इनके ही बीच में एग्जैक्टली अपना लाइन इमेजिन करना है। और इनके ही बीच में अगर आपको अपना लाइन इमेजिन करना है मतलब आपको यहाँ पे जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वो डायरेक्टली d1 प्लस d2 से ही मिल जाएगा। दो इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसके अंदर, दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। पहली बात ये है कि d1 d2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अगर सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होते तो हमें यहाँ पे इनको इंडिविजुअली यूनिट वेक्टर्स बना के फिर ऐड करना पड़ता, लेकिन ये जो इन्होंने डेटा दिया है उसमें ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए डायरेक्टली ऐड करके भी हमारा काम चल जा रहा है। दूसरी बात ये जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है, डिफाइन करने के लिए तो ये इसको 3 1 एंड -1 भी कर सकते थे, वो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें माइनस साइन ज्यादा है, इसमें माइनस साइन कम है। लेकिन यहां पर भी आपको सपोर्ट किया गया है, यहां पर भी इन्होंने -3 -1 1 जो दिया है, राइट, वही क्योंकि हमने कंसिडर किया और यहां पर आपका डेल्टा जो d1 d2 का डॉट है वो ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है ना। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट करके यहां पर अपना एक्यूट एंगल बताना पड़ता, ठीक है ना। सोच के दो फिर से इसके बारे में कि इन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया है। ऑलराइट, हाँ जी। तो यहां पर दोनों को अगर आप बस ऐड भी कर लेते हो तो आपके इसमें कितना आता है -2i कैप, यहां पे आ जाता है -2j कैप और यहां पे आ जाता है 4k कैप, राइट। ये आपका बेसिकली वैल्यू बना है।
लेकिन अब मैं यहाँ पे अपने डायरेक्शन को अगर देखता हूं तो ये डायरेक्शन एक्चुअली आपके रिक्वायर्ड लाइन के बराबर आ चुकी है, लेकिन अब रिक्वायर्ड लाइन में यहाँ पर इसने बेसिकली जो लास्ट वाला के कॉम्पोनेंट है वो -2 के जैसा लिखा हुआ है। वो हो सकता है अगर मैं यहाँ पे -2 सेक्रीफाइस करवा दूं इसमें से और अपना जो डायरेक्शन है अल्टीमेटली लाइन का क्या बताऊं 1 1 एंड -2 बताऊं तो, राइट। इसका मतलब यहाँ पे पहले दो वैल्यूज आपके 1 और 1 होने चाहिए, विच मीन्स कि आपका एल और एम का वैल्यू यहाँ पे 1 और 1 होना चाहिए, ठीक है ना। एल का वैल्यू और एम का वैल्यू 1 1, एल और एम का वैल्यू अगर आपका 1 1 होना चाहिए, इसका मतलब आप यहाँ पे एल प्लस एम की वैल्यू 2 बोल सकते हैं, एंड ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे अल्फा और गामा की, वो कहां पर है, यहाँ पर ये ऊपर लिखे हुए हैं अल्फा और गामा, राइट। तो पॉइंट सेटिस्फाई करके ऑब्वियसली आप यहाँ पे अपना काम करवाओगे, एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि आप यहाँ पर ये बोलो कि x माइनस अल्फा अपॉन 1 आ चुका है, y माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू भी 1 आ चुकी है, ठीक है ना, और यहाँ पे z माइनस गामा अपॉन -2 आ चुका है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यार ये इस रेड लाइन का ही इक्वेशन हो, तो रेड लाइन का इक्वेशन तो 0 1 0 से पास होगा ही होगा, तो अब इसके अंदर 0 1 0 सेटिस्फाई करवा, इसके अंदर आप 0 1 0 सेटिस्फाई करवा, नहीं 1 0 1 सॉरी यार 1 0 1 नो 0 1 0 1 0 1 सेटिस्फाई करवा। अगर आप यहाँ पे 1 0 1 सेटिस्फाई करवाते हो तो आपके इसमें छोटी छोटी इक्वेशंस आ जाएंगी, और वही यहाँ पे एक्चुअली इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी हैं। अगर आप 1 0 1 सेटिस्फाई करवाते हैं तो आपके इसमें 1 यहाँ पे अगर डलेगा तो 1 माइनस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने 0 डाला है तो -1 के बराबर आ जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते समय इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर आप यहाँ पे 0 डाल रहे हैं तो आपके इसमें क्या आ जाएगा, आपके इसमें -1 आ जाएगा फिर से, एंड यहाँ पे 1 डाल के आपके इसमें 1 माइनस गामा अपॉन -2 आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो गामा की वैल्यू कितनी निकलती है, -1 के बराबर निकलती है, गामा की वैल्यू आपकी -1 निकली है, राइट। तो अगर अल्फा और गामा की वैल्यू आपके उसमें आ चुकी है तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की वैल्यू 3 है, इस चीज को कंफर्म कर पा रहे हैं ना कि 1, मतलब आपका यहाँ पे ए और बी ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाते हैं, राइट। एज यू कैन सी काफी इजी यहाँ पर जो है आपका कैलकुलेशन है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर बस ध्यान रखनी है, राइट। कि आपके यहाँ पे वेक्टर्स जो हैं ऐड करके एंगल बाइसेक्टर तभी बनाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, अब ऐड करके भी एंगल बाइसेक्टर बनता है, सब्ट्रैक्ट करके भी एंगल बाइसेक्टर बनता है, क्योंकि आपको ऑप्टिक्स एंगल बाइसेक्टर फिर इस तरफ आएगा, वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो आपको ऐड करके अपना आंसर लिखना है डायरेक्शन का या सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, वो डिपेंड करता है कि आपके इसमें एक्यूट एंगल ऐड करके बन भी रहा था या नहीं बन रहा था। तो जिस तरह से ओरिएंट हमने किए हैं, जिस तरह से आपको D1 D2 हमने यहाँ पे लिखे हैं, उनका डॉट करके क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब इनके बीच में ही एक्यूट एंगल है, तो हम इन्हीं का एडिशन डायरेक्टली इसका मतलब कर सकते हैं फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑलराइट। तो यहाँ पे ए और बी आंसर आपके कंफर्म होते हैं। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, एंड अल्फा प्लस गामा आपका यहाँ पर जो है 1 के बराबर है। सपोज पॉइंट दिस इज मिरर इमेज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज राइट। अगेन आपको यहाँ पर जो है काफी कुछ इंफॉर्मेशन पकड़ा दी गई है कि दिस इज द मिरर इमेज, है ना, 3 2 -1 इज द मिरर इमेज ऑफ 1 0 -1 इन द प्लेन दिस अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि यार इसका जो मिड पॉइंट आएगा, ये जो p और q है ना, इनका जो मिड पॉइंट आएगा m, वो ऑब्वियसली प्लेन के ऊपर लाई करेगा, ये तो सबसे पहली चीज चमकती है हम सबको। तो m का कोऑर्डिनेट कितना है, m का कोऑर्डिनेट कितना है, दिस प्लस दैट अपॉन 2 मतलब 2, दिस प्लस दैट अपॉन 2 मतलब 1, दिस प्लस दैट अपॉन 2 मतलब -1, ये इसके ऊपर लाई करना ही चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो यहाँ पर हमने ये लिख लेना चाहिए कि यार आपका 2 अल्फा, फिर उसके बाद में प्लस बीटा एंड देन माइनस गामा, ये आपका किसके बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा। ये एक कंडीशन आपको मिली है, एक छोटी सी कंडीशन उन्होंने देके भी रखी है, तो कहीं ना कहीं अगर कमी पड़ती तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट और मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर, ज्यादा कुछ लिखने का है नहीं। हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि यार आपका जो ये PQ वेक्टर है वो भी नॉर्मल वेक्टर के ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, अल्फा आई कैप बीटा जे कैप एंड गामा के कैप ही है, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि यार आपका जो ये नॉर्मल वेक्टर है अल्फा बीटा गामा, वो PQ वेक्टर के साथ ही अलाइंड होना चाहिए। तो PQ वेक्टर एक बार आप यहाँ पे लिख के देखते हैं। सो PQ वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर हो जाएगा आपका दिस माइनस दैट मतलब 2i कैप एंड देन दिस माइनस दैट मतलब 2j कैप एंड दिस माइनस दैट मतलब 0k कैप। तो आप यहां पर क्या कह रहे हैं कि यार अल्फा बीटा गामा जो है वो तो कैसे होना चाहिए,
वो 2 2 0 के साथ में कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब 1 1 0 के साथ में कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब आपके जो पहले वाले दोनों वैल्यूज बराबर होना चाहिए और तीसरा वाले भी तो 0 ही हो जाना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, 0 के साथ में क्या ही कंपेयर करोगे आप, ठीक है ना, 0 के साथ में कंपेयर करो मतलब वो वाली वैल्यू भी आपकी 0 ही होना चाहिए। ये जो है आपका कंक्लूड क्या कर रहा है कि अल्फा और बीटा पहली बात तो बराबर होना चाहिए और गामा की वैल्यू आपकी 0 ही हो जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज द कंक्लूजन। एंड जैसे आप यहां पे इसके साथ में लिंक करते हैं उस चीज को, सिंस आपका अल्फा प्लस गामा जो है 1 के बराबर है और गामा क्योंकि आपका 0 है तो अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, मतलब बीटा की वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी। तो अल्फा बीटा 1 है, गामा आपका 0 है, अल्फा बीटा 1 है, गामा आपका 0 है, मतलब डेल्टा की वैल्यू आपकी 3 के बराबर आ जाएगी। तो आपके सारे वैल्यूज यहाँ पे जल्दी जल्दी निकल गए हैं, तो आप यहाँ पे अब अपने ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं ना। यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी को भी एडवांस वाली कोई फील आई होगी, काफी इजीली यहाँ पर सारे वैल्यूज निकल रहे हैं, राइट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ऑलराइट, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा 2 के बराबर है क्या, बिल्कुल ठीक बात है। डेल्टा माइनस गामा 3 के बराबर है क्या, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा प्लस बीटा 4 के बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपका डेल्टा के बराबर है, नहीं है। तो आपके यहाँ पे एबीसी ऑप्शंस बेसिकली करेक्ट इस क्वेश्चन में हो जाता है, राइट। एंड देन आई गेस देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड आई गेस दिस इज द लास्ट वन। देखते हैं यहाँ पर जो है 2020 में और एक सवाल जो पूछा गया था उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप एनालिसिस से सॉल्व करो, आपको काफी अच्छा लगेगा, राइट। एंड बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर, ऑलराइट। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो हम एनालिसिस से सॉल्व करें लगभग आज के लेक्चर में। और वो जो स्फीयर और प्लेन वाला क्वेश्चन था उसके अंदर एनालिसिस के बाद में कैलकुलेशन भी था। वो टेट्राहेड्रन वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर केवल एनालिसिस है, राइट। इस क्वेश्चन में भी केवल एनालिसिस से आप यहाँ पे अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 अलग अलग लाइंस को आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतनी ईजी है, इतनी ईजी लाइंस है कि इनको समहाउ बनाने का मन कर ही जाता है कि यार एक बार बना के देखते हैं कि चल क्या रहा है ना। इतनी इजी इजी लाइंस इन्होंने दी क्यों है हमें, राइट। तो एक हम यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड 3D वाला डब्बा बनाते हैं, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास में लैम्डा आई कैप ही है भाई, मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाला एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस ही है। तो पहली बात तो ये कि एक तो हमारे पास में एक्स एक्सिस ही इसने पकड़ा दी, एक हमारे पास में एक्स एक्सिस, ठीक है, वो ओरिजिन है पीछे वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बाहर आने वाला जेड एक्सिस, ठीक है ना। फिर क्या है, एक अगली वाली जो L2 लाइन है ये हमारा L1 है। जो L2 लाइन है वो K से पास हो रही है, यहां पर जो पॉइंट लाई करता है, पॉइंट कौन सा है, K डायरेक्टली। K कहां पर है, यहां पर है, K कहां पर है, यहां पर, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्स और वाई में मूवमेंट नहीं किया, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही पॉइंट को यहाँ पे सर्च किया है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ये J के अलॉन्ग है, J मतलब यहाँ पे वर्टिकल वाली आपके यहाँ पर जो लाइन बनेगी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरफ से जाने वाली आपकी लाइन है, मतलब ये स्क्यू लाइन से, लाल वाली लाइन पीछे से निकल गई है, ये आगे की साइड आपकी यहाँ पर लाइन बन रही है। एंड आई प्लस जे कहां पे होगा, आई और जे, मतलब ये आपका पहली बात तो आई प्लस जे होगा, ठीक है ना। और उसके साथ में यहाँ पे अब जो लाइन निकल रही है ये के कैप के डायरेक्शन में जाने वाली आपकी लाइन है, के कैप के डायरेक्शन में लाइन जाएगी, मतलब ये इस तरफ से बाहर आएगी, मतलब तीनों ही आपकी स्क्यू लाइंस ही बेसिकली इसने पकड़वा ली है आपसे, ठीक है। ऐसे यहां पर आपके तीनों लाइंस का डिस्कशन चल रहा है, ऑलराइट। तीनों ही लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तीनों ही अलग अलग प्लेन्स में है, तीनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, ऑलराइट। आर गिवन है ना, दीज 3 लाइंस आर गिवन टू यू, हमने यहां पर विजुलाइज कर लिया। फॉर विच पॉइंट्स Q on L2 can we find a point P on L1 and a point R on L3 so that PQR are collinear, ठीक है ना। तो आपको यहां पर बोला गया कि ऑप्शंस में आपको क्या दिया है, फॉर विच पॉइंट्स, इनमें से जो भी पॉइंट की यहां पर बात चल रही है वो कौन से पॉइंट्स हैं, ये Q पे लाई करने वाले पॉइंट्स है, क्या ये बात सही, सॉरी ये मतलब L2 पे लाई करने वाले पॉइंट्स है, क्योंकि L2 का यही फॉर्मेट है, K के साथ में J का कोई कंपोनेंट आएगा, K के साथ में J का कोई कंपोनेंट है, K के साथ में J का कुछ है, K के साथ में J का कुछ है, राइट। K के साथ में J का कुछ भी यहां पर मल्टीपल अगर आता है तो बेसिकली L2 लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है, ये हमें दिख रहा है, ऑलराइट। सो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये बेसिकली बोल रहा है कि K प्लस J, एक पॉइंट ही तो डिनोट कर रहा है K प्लस J, तो K प्लस J मतलब J प्लस K ऐसा बोलते हैं इसको, तो J प्लस K मतलब यहां पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, यहां पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं Q को यहां पे लेता हूं तो क्या मैं एक लाइन ऐसी बना पाऊंगा जो इस तरह से हो कि वो ग्रीन लाइन को भी कट करे और आपके रेड लाइन को भी कट करे, यही चाहिए एक्चुअली, क्योंकि Q तो यहां पर आपने मान लिया है, Q अंडर A ऑप्शन आपने यहां माना है,
क्यू अंडर ए ऑप्शन आपने यहां माना है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आपने एक लाइन बनाई है तो आप अगर ग्रीन लाइन को कट करवाना चाहते हो तो आप यहां पे छत पे रहोगे, ये जो डब्बा है अगर आप इसको अपना घर मानते हो तो आप अपने छत पे ट्रैवल करोगे इसको कट करने के लिए, तो वो तो फ्लोर पे रह गई ना लाइन, आप ग्रीन लाइन को कट नहीं कर सकते उस केस में, समझे। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, समझे क्या। फिर क्या है, ये बोलता है कि आप डायरेक्ट के से बात करो, डायरेक्ट के से अगर मैं बात करूंगा मतलब क्या है, ये मतलब यही वाला पॉइंट है फिर आपका, तो आपका यहां पे क्यू अंडर बी ऑप्शन क्या है, वो ये वाला पॉइंट है। अब यहां से अगर आप देखते हो तो फिर से प्रॉब्लम क्या है, यहां से अगर आप देखते हो तो प्रॉब्लम यही है फिर से कि अगर आप रेड लाइन को कट करवाना चाहो, अगर आप रेड लाइन को कट करवाना चाहते हो, एक लाइन ऐसी बनानी है क्योंकि आपको यहां पे पी क्यू आर एक सेम लाइन में चाहिए, तो आप यहां पे लाइन को कट करवाने के बारे में ही सोचो कि एक ऐसी लाइन बनाई जा सकती है क्या जो ब्लू ग्रीन और रेड तीनों को एक साथ कट कर पाए, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है ना। तो अभी तो नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अब रेड को कट करने के बारे में सोच रहा हूं तो मैं जमीन पे हूं जबकि वो वाली लाइन छत पे रह गई, ठीक है ना। तो मतलब ये आपका यहाँ पे फिर से सही ऑप्शन नहीं हो सकता है, राइट, ये आपका सही ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, अब यहां पर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि k प्लस हाफ ऑफ जे, k प्लस हाफ ऑफ जे मतलब आप यहाँ पे थोड़ा ही ऊपर गए हो, है ना, जे के डायरेक्शन में आधा ही ऊपर गए हो, मतलब यहां पे कहीं आप बीचों बीच अभी हो, ये आपका क्यू पॉइंट है अंडर सी ऑप्शन। अब यहां से आप डेफिनेटली एक लाइन ऐसी इमेजिन कर सकते हैं जो आपको, है ना, दोनों ही लाइन को कट करने देगी, राइट। आप एक बार इमेजिन करके देखें कि यार ये हो कैसे पाएगा, राइट। आपके इसमें यहां से एक लाइन ऐसी जा सकती है ना, इस लाइन को भी आगे तक लेके आओ, एक लाइन ऐसी जा सकती है जो बेसिकली ग्रीन को कट करते हुए यहां से कहां निकल जाए, रेड के होते हुए निकल जाए, रेड से होते हुए निकल जाए, ऐसी एक लाइन आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फिर से एनालिसिस करके यहाँ पर जो पूरे क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं, अदरवाइज आप यहाँ पे पॉइंट्स मान के उनमें कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं, आप यहाँ पे पॉइंट्स मान के उनपे कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं, वो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डायरेक्ट एनालिसिस से ही आ जाएगा तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स में प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों पॉइंट्स में प्रॉब्लम ये है कि यार ये एकदम ही जो है ग्रीन के सामने आ गया, ये एकदम ही रेड के सामने आ गया, ये बीच में है कहीं। वैसे इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी नीचे है कहीं, राइट। आई थिंक इस पॉइंट को पहले एनालाइज करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। क्यू अंडर डी ऑप्शन आपके इसमें ऐसा है कि यार आप यहाँ पे एक लाइन ऐसी बनाना चाहते हो कि वो नीचे से आ रही है, वो नीचे से आ रही है, इस बार इस प्लेन से नहीं आ रही, नीचे से आ रही है, नीचे से आ रही है, और नीचे से आप यहाँ पे ग्रीन रेड लाइन को बेसिकली कट करते हुए इमेजिन कर रहे हो, रेड लाइन को कट करते हुए इमेजिन करते हो, यहाँ पर तो कट आपने करवा ही दिया फॉर श्योर। अब ये लाइन भी क्या है, आगे तक जा रही है ना, ये लाइन भी आगे तक जा रही है, तो यहाँ पर ये आगे जाते आते जाते आते जाते आते कहीं इस पॉइंट पे कट करवा सकती है ना। तो आपकी एक लाइन ऐसी आप बना सकते हो जो यहां से स्टार्ट हो, कट करे इसको और फिर आगे जाके उसको भी कट करे। अब ये जो सेम सिनेरियो आपने यहाँ पर इमेजिन किया है वो इसके साथ में भी आप इमेजिन कर सकते हो। उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा कि आपकी रेड लाइन आपको पीछे तक ले जानी पड़ेगी, पीछे से आपकी यहाँ पर जो है रेड लाइन को कट करते हुए ऑलरेडी आ रहा था और फिर आगे जाके इसने इसको भी कट कर दिया है, ठीक है ना। सो दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, और इससे भी आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन आंसर हो रहा है, दैट इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन आपके एक्चुअली करेक्ट होते हैं, इस पर्टिकुलर डिस्कशन की मदद से यहाँ पर करेक्ट होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि आपके उसमें एक लाइन पे ही लाई करने वाले 4 अलग अलग सिचुएशंस आपको दिए गए, बस एक सिचुएशन क्यू ए, एक सिचुएशन क्यू बी, यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन अगर आप बाकी कहीं पर भी लेते हैं, ये हाफ की भी इंपॉर्टेंस नहीं है, हाफ की जगह 1/3 होता, 3/2 होता तो भी चल जाता, बस ये डायरेक्टली इसके सामने नहीं होना चाहिए था, राइट। इफ दैट इज नॉट देयर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे एक लाइन हमेशा बना सकते हो, और एक लाइन बना सकते हो मतलब पी क्यू आर आपको यहाँ पे एक लाइन के ऊपर मिल जाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन जस्ट आंसर सिंपली योर ऑप्शन सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में मेरे ख्याल से हमारा डिस्कशन आज का फाइनली यहाँ पे एंड होता है। काफी बड़ा और काफी लंबा चौड़ा हमारा डिस्कशन रहा, लेकिन जेईई एडवांस के क्वेश्चन में यहाँ पर मजा भी बहुत आता है एक्सप्लेन करते समय, इसलिए यहाँ पर जो है डिस्कशन अगर लंबे हो रहे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आपको भी यहाँ पर अपना समय डेफिनेटली यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप अपने जो लेक्चर्स है उनको 2x पे देख सकते हैं, या फिर जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, आपने ऑलरेडी अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया, आपको जिनमें डाउट है उन्हीं की वीडियो सॉल्यूशंस आप यहाँ पे देखें, पूरा बैठकर देखने की वैसे जरूरत नहीं है। इफ यू सॉल्व दिस फर्स्ट and then you see and check the solutions, then it will be even much beneficial for you as a JEE aspirant as well, ठीक है ना। तो आपके साथ में यहाँ पर बच्चों और भी काफी इंटरेस्टिंग हम यहाँ पर जो है डिस्कशंस कर रहे हैं ऑन JEE1 का ऐप,
J1 की ऐप पे आपके पास में यहाँ पर ऑब्वियसली जो PYQ खजाना है उसका कलेक्शन तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज एज वेल, जहां पर हम यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस दे रहे हैं। बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग फॉर्मेट में, या फिर आप यहाँ पे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आपका जो यहाँ पे J1 का एप्लीकेशन है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आपको यहाँ पर जो बैचेस है ना, एनर्जी प्रोडिजी, एनर्जी फॉर क्लास 11, प्रोडिजी फॉर क्लास 12 एंड इन्फिनिटी फॉर क्लास 13 या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट्स पता होगा, नहीं पता है तो आप जाके इनको एक्सप्लोर डेफिनेटली करो। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, अफोर्डेबल काफी ज्यादा हमने यहाँ पर रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके टीचर्स रेगुलरली आपको इस चैनल के ऊपर दिखाई देते हैं वही सेम सेट ऑफ टीचर्स इतने समय से आपके साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है और आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये गारंटी है कि यहाँ पे टीचर चेंज वगैरह नहीं होगा। आई कैन सी इन लॉट ऑफ अदर बैचेस जहाँ पर जो है टीचर जो है पूरे साल भर भी यहाँ पर नहीं टिकता है, इधर से उधर चला जाता है। सो दैट इज द गारंटी कि यहाँ पर जो है टीचर्स आपके साथ में यहाँ पे फॉर श्योर रहने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है अपार्ट फ्रॉम नोइंग दिस, आप एक और बात जान ले कि आप यहाँ पे अब J1 के एप्लीकेशन के ऊपर J1 का यूनिवर्सल पास परचेज कर सकते हैं। नाउ व्हाट दिस मींस इज कि आपको यहाँ पे, क्योंकि एक पूरी JEE की जर्नी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म बैचेस में यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है, फिर रिवीजन बैचेस में आपको यहाँ पे अपने पूरे टॉपिक को रिवाइज करना पड़ता है, एंड देन आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर जो है ऑब्वियसली ज्वाइन करनी पड़ती है ताकि आपको यहाँ पर एंटायर लर्निंग कंप्लीट हो पाए। तो एक एंटायर लर्निंग के लिए जो बेसिकली हमने यहाँ पे अलग अलग बैचेस या फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज बच्चों के लिए प्लान की हुई होती है, वो सभी बैचेस का एक्सेस आपको एक साथ यहाँ पर जो है मिल जाएगा इफ यू हैव J1 का यूनिवर्सल पास। तो आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से इसको ले सकते हैं। अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हैं तो 2026 वाला आप यहाँ पे यूनिवर्सल पास ले सकते हैं। अगर आप 2027 टारगेट करें तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना यूनिवर्सल पास ले सकते हैं, ठीक है ना। वंस यू हैव दिस यूनिवर्सल पास विद यू, तो उसके बाद में J1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे निश्चिंत रहें। आपको यहाँ पे जिस टाइम पे जो बैच, जिस टाइम पे जो मटेरियल, जिस टाइम पे जो टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट फील होगी वो आपके सामने यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड वो आप यहाँ पे एक्सेस करना स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, इसको आप जाके देख सकते हैं। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।